यस सर, CA वालों आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अमेंडमेंट का पार्ट 1 हम लोगों ने अपलोड कर दिया था कल ही, आई एम श्योर आप लोगों ने जरूर देख लिया होगा। दैट इज द मोस्ट डिटेल्ड अमेंडमेंट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन। आज हम लोग करने जा रहे हैं अमेंडमेंट का पार्ट 2, जिसके अंदर में हम लोग अपील, सर्च एंड सीजर के न्यू असेसमेंट प्रोसीजर, देन इंटरनेशनल टैक्सेस से रिलेटेड अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। यस सर, तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकी। सबसे पहला चैप्टर आता है बेटा अपील का। अपील एंड रिवीजन ये दोनों एक कंप्लीट टॉपिक है। कहा आपके फाइनल के अंदर में अपील्स के अंदर में चेंजेस आया है। ये चेंजेस क्या है, बहुत छोटे से है पर आराम से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला आता है सेक्शन 246 ए से रिलेटेड। क्या बोलता है ये सेक्शन? देखिए सेक्शन ये कहता है कि कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में आप CIT अपील या JC अपील को ऑर्डर फाइल कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। यस और नो। अब क्या हुआ, जब सर्च के नए असेसमेंट बनने लग गए, सर्च के अब जो असेसमेंट होंगे वो नए होंगे आफ्टर 1 सितंबर, बराबर है कि नहीं है? तो उन असेसमेंट्स के असेसमेंट ऑर्डर भी निकलेंगे। उन असेसमेंट ऑर्डर से भी तो असेसी अग्रीव्ड हो सकता है। तो अगर सर्च कंडक्ट हुआ है आफ्टर 1/9/2024 और न्यू प्रोसेस के हिसाब ने आपने क्या किया है, असेसमेंट हुआ है, तो वो जो असेसमेंट ऑर्डर है एओ का, उसके अगेंस्ट में भी अपील की जा सकती है। सो दिस इज अ कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट, क्योंकि सर्च के केस में न्यू असेसमेंट होने लग गए हैं, तो उन असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ भी अपील की जा सकती है। तो ये जो अमेंडमेंट है इसका इफेक्टिव डेट 1/9/2024 के बाद का ही होगा। सो असेसी एग्री बाय द फॉलोइंग ऑर्डर में अपील टू JC अपील। इसमें ऐड हुआ है एक सर्च का ऑर्डर जो सेक्शन 158BC 132 में इशू हुआ है आफ्टर 1/9/2024। यस, तो सीधे सीधे शब्दों में जो आपको समझना है वो ये है कि अगर सर्च कंडक्ट हुई है आफ्टर 1/9/2024, क्या इसके खिलाफ अपील हो सकता है CIT अपील में? आंसर इज यस, गेम ओवर। इतना सा अमेंडमेंट है, इजी है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 251। सेक्शन 251 क्या कवर करता है? पावर कवर करता है CIT अपील और JC अपील का। मुझे ऐसा लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है जरा देखिएगा, जब भी CIT अपील के पास कोई अपील फाइल की जाती है, CIT अपील क्या कर सकता है? या तो कंफर्म कर सकता है, या तो रिड्यूस कर सकता है, एनहांस कर सकता है, या एनल कर सकता है किसी भी असेसमेंट को। लेकिन अगर आपको याद हो तो CIT अपील फ्रेश असेसमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकता था। तो कम ऑन वंस अगेन, CIT अपील क्या कर सकता था? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अपील वो कंफर्म कर सकता था, एनहांस कर सकता था, रिड्यूस कर सकता था, एनल कर सकता था, लेकिन वो फ्रेश असेसमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकता था। चेंजेस हियर, 1 अक्टूबर 2024 के बाद CIT अपील फ्रेश असेसमेंट डायरेक्ट कर सकता है, पर किस केस में? सिर्फ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के केस में। यानी मान लीजिए एओ ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया, लेट्स से एओ ने क्या किया, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लिया अंडर सेक्शन 144। ये मैटर किधर चले गया? CIT अपील के पास चले गया। तो CIT अपील क्या कर सकता है? CIT अपील सेट असाइड करके फ्रेश असेसमेंट करने बोल सकता है। CIT क्या कर सकता है? CIT अपील फ्रेश असेसमेंट करने बोल सकता है, लेकिन ऐसा ऑर्डर कब इशू होगा? आफ्टर 1/10/2024। तो जनरल रूल CIT अपील फ्रेश असेसमेंट करने का ऑर्डर नहीं दे सकता, मतलब एग्जिस्टिंग ऑर्डर सेट असाइड करके फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर नहीं दे सकता। लेकिन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अगर होगा तो उस केस में फ्रेश असेसमेंट का ऑर्डर दे सकता है आफ्टर 1/10/2024। यस, सो he may confirm, he may reduce, he may enhance or annul the assessment where the appeal is against the best judgment order. He may also set aside the assessment and refer back the AO for the purpose of fresh assessment with effect from 1/10/2024। मुझे ऐसा लगता है शायद इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। यस और नो मालिक? राइट, चलिए फिर है सेक्शन 253। सेक्शन 253 वो केसेस बताता था जिसके खिलाफ आप IT/AT में जा सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा सिचुएशन आया है? वही सर्च वाला सिचुएशन। सर्च अगर 1/9/2024 के बाद हुई होगी, मैटर अगर सर्च के असेसमेंट से रिलेटेड है, तो ये मैटर लेकर के आप कहां जा सकते हैं? डेफिनेटली IT/AT में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी 1/10/2024 के बाद आप क्या कर सकते हैं? सर्च से रिलेटेड मैटर को लेके IT/AT में जा सकते हैं। राइट, अच्छा जी, अपील फाइल करने का टाइम लिमिट क्या है? यहां पे भी चेंज आया है और मुझे लगता है एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है। मुझे नहीं लगता इस पे बन सकता है, बट हाँ यस, इसके ऊपर बन सकता है। क्या बोल रहे हैं ये? ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन कहता है कि IT/AT को अपील कब तक की जा सकती थी? IT/AT को अपील की जा सकती थी विद इन 60 डेज, लेकिन 1/10/2024 से ये 60 डेज इज बीन कन्वर्टेड इनटू 2 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। तो सर बात तो एक ही हो गई, 60 डेज और 2 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। ना 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 ना, गलत है साहब। यहीं पे आप कंफ्यूजन हो जाएंगे और यहीं पे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के चल जाएंगे। बुलाती है मगर जानेगा नहीं। 60 डेज डेट ऑफ ऑर्डर से काउंट किया जाता था, ये 2 मंथ्स कहां से काउंट किया जाएगा? जिस मंथ के अंदर में
ऑर्डर आया उस मंथ एंड से 2 मंथ्स काउंट किया जाएगा. सो एवरी अपील टू ITAT शैल बी फाइल्ड विद इन 60 डेज. 1/10/2024 से 60 डेज विल बिकमिंग 2 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर ऑट टू बी अपील्ड. तो अपील फाइल करने का जो टाइम लिमिट है इसके अंदर में चेंजेस आया. मुझे ये वाला पार्ट रिलेवेंट लगता है. यस, इसके ऊपर क्या आ सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है. यस मालिक. बढ़ते हैं आगे. तो आपका नेक्स्ट अमेंडमेंट रिलेट करता है सेक्शन 245 से. सेक्शन 245 क्या था? सेक्शन 245 पावर देता था किसको? एओ को. वो आपका रिफंड रोक सकते थे, राइट. अब यहां पे 2 चेंजेस आए इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में. 2 चेंजेस आए हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए. और मुझे लगता है यस ये भी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन कि हाँ भाई इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रैक्टिकल है. अब पहले क्या होता था, एओ जब भी असेसमेंट या रीअसेसमेंट करता था एंड ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट कि इशू ऑफ रिफंड विल एडवर्सली अफेक्ट द रेवेन्यू, तो वो क्या कर सकता था बेटा, ही में रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वो रिफंड को रोक सकते थे. बराबर है. हालांकि रिफंड कितने दिन रोका जा सकता था इस बारे में कुछ नहीं लिखा था. अब क्या हुआ भाई साहब, अब इसे क्या किया गया, चेंज कर दिया गया. ध्यान से सुनिए क्या क्या चेंज किया गया. लॉ के बेसिक वर्ड वही रखे, एओ ड्यूरिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट. ये जो वर्ड था ना, इज ऑफ द ओपिनियन दैट ग्रांट ऑफ रिफंड इज लाइकली टू अफेक्ट द रेवेन्यू, इस वर्ड को स्ट्रेट अवे लॉ से कट कर दिया गया. मतलब अब ये ओपिनियन होने की जरूरत नहीं है. ऐसा ओपिनियन की अब कोई जरूरत नहीं रहेगी भाई साहब, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2024. बराबर है. अगर असेसमेंट या रीअसेसमेंट के दौरान कभी भी ऐसा लगता है दैट ही फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी विथहोल्ड द रिफंड. अब पहले रिफंड कितने दिन के लिए रोका जा सकता था, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं थी. निर्मला दीदी ने बोला कि देखो भैया 60 दिन से ऊपर का रिफंड नहीं रुकना चाहिए, तो विथहोल्ड द रिफंड मैक्सिमम अप टू 60 डेज. तो 1/10/2024 के बाद मैक्सिमम रिफंड जो विथहोल्ड किया जा सकता है बाय एओ आफ्टर द असेसमेंट और रीअसेसमेंट, ये सिर्फ 60 डेज का होगा, राइट. तो क्या किया गया, 2 चेंजेस आए. कौन से 2 चेंजेस? पहला, यहां पे पहले क्या चाहिए था, ओपिनियन होनी चाहिए थी किसकी, एओ की, कि ग्रांट ऑफ रिफंड एडवर्सली अफेक्ट करेगा, तो ये ओपिनियन वाला वर्ड हटा दिया गया. दूसरा क्या था, रिफंड कितने दिन के लिए रोका जाएगा, इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी. अब ये क्लैरिटी दे दी गई कि रिफंड जो है ये मैक्सिमम 60 डेज तक के रोका जा सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं रोका जा सकता. क्लियर है मालिक. यहां पे अमेंडमेंट हुआ है. इज दैट डन? तो अपील के अंदर में आपको ये 4 चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. इसमें से मेरे हिसाब से एक ये रिलेवेंट है, दूसरा ये टाइम लिमिट रिलेवेंट है, और तीसरा ये वाला पार्ट रिलेवेंट है. यस और नो मालिक? यस सर. चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं. सर्च एंड सीजर. बड़े मेजर अमेंडमेंट्स आए हैं सर यहाँ पे, और पूरी प्रोसेस चेंज कर दी गई है. डिटेल में डिस्कस करेंगे. आइए. सर्च एंड सीजर के अंदर में पहला सेक्शन जो है ये पेनल्टी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं. सेक्शन 271 FAA. ये सेक्शन सब्स्टिट्यूट किया गया है. दिस सेक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड. दिस सेक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2024. तो अब आपका इशू क्या है, आपको ओल्ड प्रोविजन भी पढ़ना है, न्यू प्रोविजन भी पढ़ना है. अच्छा जी. तो पहले क्या था, यहाँ पे ABCD ऐसे 4 पॉइंट थे. किस चीज से रिलेटेड था सेक्शन रिलेटेड था, अगर आप SFT दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर में इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो पेनल्टी कब लगेगी और कितनी लगेगी, इससे रिलेटेड ये सेक्शन था. ये सेक्शन को 1/10/2024 से क्या किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है. आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है अब ये सेक्शन. सो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2024 पेनल्टी अंडर दिस सेक्शन कैन बी लेविड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड. तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इस सेक्शन की पेनल्टी लग सकती है. कंडीशन नंबर 1, furnish an inaccurate information or fail to furnish a correct information. तो अगर आपने SFT में डिटेल ही सबमिट नहीं की या डिटेल जो सबमिट करी है बराबर सबमिट नहीं करी तो आपको पेनल्टी लग सकती है. पॉइंट नंबर 2, fails to comply with the due diligence requirement as prescribed in subsection 7. अगर subsection 7 के हिसाब से आपने ड्यू डिलीजेंस रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी तो आपको ये पेनल्टी लग सकती है. तो पेनल्टी कितने की लगेगी सर? पेनल्टी लग सकती है 50,000 रुपीज तक की. तो भैया 3 सिचुएशन में पेनल्टी लगेगी. पहला, आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी. दूसरा, आपने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी. तीसरा, आपने ड्यू डिलीजेंस रिक्वायरमेंट सबसेक्शन 7 के हिसाब से पूरी नहीं की तो आप 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है फॉर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इन दी SFT. तो यहाँ पे चेंजेस आया है 271 FAA के अंदर में, जरूर देख लीजिएगा. यस मालिक. चलिए बढ़ते हैं आगे. स्पेशल प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ सर्च केसेस. और कब से आया है साहब ये? 1/9/2024 से. मैं पहले आपको याद दिला देता हूं. यहां पे लिखिए
prior to 1/9/2024, assessment after search was governed और will be governed भी लिख सकते हैं आप by section 147 to 152। तो सर्च अगर 1/9/2024 से पहले हुई, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के प्रोविजन लगेंगे। सर्च अगर 1/9/2024 के बाद हुई तो न्यू प्रोसेस फॉर द सर्च एंड सीजर एप्लीकेबल हो जाएंगे। यस मालिक, चेक करो, डन है मालिक। चलिए अब इसमें पहला सेक्शन क्या पढ़ना है, देखिए अगर इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूं आप वैसे वैसे आगे बढ़िए। सबसे पहले आइए सर इधर, प्रोसीजर फॉर ब्लॉक असेसमेंट, ये सबसे पहले पढ़ना है आपको। सीक्वेंस बता रहा हूं, इसको नंबर दे दो 1। तो जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूं उस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। और आपको समझ में आए और दोस्तों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये वीडियो आपको उन लोगों को फॉरवर्ड कर देना है। चलिए सुनिए, प्रोसीजर फॉर ब्लॉक असेसमेंट। अब देखिए क्या होने वाला है, 1/9/2024 से पहले अगर सर्च या रिक्वेजिशन हुआ तो वो 147 से 152 के प्रोविजन में डील होता है। लेकिन अगर आपका सर्च 1/9/2024 के बाद कंडक्ट हुआ तो ऐसे केस में अब इन्होंने प्रोसेस चेंज कर दी है। अब जो असेसमेंट होगा ये ब्लॉक असेसमेंट होगा। ये ब्लॉक असेसमेंट क्या होगा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी पहले से वर्ड को एक्सेप्ट करना चालू कीजिए। तो 1/9/2024 के बाद जब भी असेसमेंट होगा ये असेसमेंट ब्लॉक पीरियड के लिए होगा, जिसको हम ब्लॉक असेसमेंट्स भी कहते हैं, राइट। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले एओ आपके यहां जैसे ही सर्च हुआ या रिक्वेजिशन हुआ इसके बाद आपको एक नोटिस सेंड करेगा और नोटिस सेंड करके आपको रिटर्न भरने बोलेगा। प्रोसेस तो लगभग वैसा ही है, 148 में भी हम नोटिस भेज करके रिटर्न भरवाते थे, यहां पे भी आपको नोटिस भेज करके रिटर्न भरवाया जाएगा, राइट। अच्छा जी, 60 डेज के अंदर में मैक्सिमम पीरियड है आपके पास, आपसे ये रिटर्न भरवाया जाएगा। ये रिटर्न जो आप देंगे ये समरी असेसमेंट में नहीं जाएगा और इसके लिए डायरेक्ट 143(2) का नोटिस इशू होगा। जनरली क्या होता है, जनरली आप रिटर्न भरने के बाद क्या करते हैं, समरी असेसमेंट में जाते हैं। लेकिन जो रिटर्न ब्लॉक असेसमेंट्स के अंदर में भरे जाएंगे इनमें समरी असेसमेंट नहीं होगा और इन पे डायरेक्ट 143(2) का असेसमेंट होगा, कंसीडरिंग दिस रिटर्न एज फाइल्ड अंडर सेक्शन 139। तो ये रिटर्न को डीम किया जाएगा सेक्शन 139 के अंदर में फाइल किया है और डायरेक्ट इसके लिए 143(2) का नोटिस इशू होगा और जो असेसमेंट होगी वो 143(3) के अंदर में की जाएगी। Are you getting the point? So come on once again, सर्च हुआ, रिक्वेजिशन हुआ आफ्टर 1/9/2024, एओ क्या करेगा, एओ सबसे पहले रिटर्न भरने बोलेगा। रिटर्न मैक्सिमम 60 डेज के अंदर में भरना है। जैसे ही रिटर्न होगा इस पे समरी असेसमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट इसके अगेंस्ट में 143(2) का नोटिस इशू हो जाएगा और जो असेसमेंट होगी वो 143(3) के अंदर में होगी। अगर आपने रिटर्न उस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर में नहीं भरा तो फिर उस केस में मान लिया जाएगा आपने रिटर्न टाइम पे नहीं भरा है, तो ऐसे केस में आपकी जो असेसमेंट होगी ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगी। क्लियर है मालिक। यानी अगेन असेसमेंट तो दो ही प्रकार की थी जो मैं हमेशा से कहता हूं, 143 एंड 144। ये हुई पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पे, ये जो रिटर्न आप सबमिट कर रहे हैं ये रिटर्न को रिवाइज नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो रिटर्न है जो आफ्टर सर्च आप सबमिट कर रहे हैं इसे रिवाइज नहीं किया जा सकता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। और इसके अलावा एओ को जब जब भी असेसमेंट के दौरान कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, टैक्स ऑडिट करवाना है, टीपीओ के पास मैटर रेफर करना है, वो सारे प्रोविजन यहाँ पे भी एज इट इज कॉमन रखे गए हैं। तो चेक कर लीजिए, एओ shall issue the notice to a person requiring him to furnish ROI। तो भैया एओ क्या करेगा, नोटिस इशू करेगा सच पर्सन को रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश ROI विद इन सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। वो कितने दिन का नोटिस देंगे भाई साहब, नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, 60 डेज के ऊपर का नहीं दिया जाएगा। एज मे बी प्रिस्क्राइब इन द नोटिस, सेटिंग फोर्थ इज टोटल इनकम इंक्लूडिंग अनडिस्क्लोज्ड इनकम फॉर द ब्लॉक पीरियड। कौन से पीरियड के लिए उसको रिटर्न भरना है, ब्लॉक पीरियड के लिए रिटर्न भरना है। अब ये ब्लॉक पीरियड क्या होता है, रुकिए जरा समझ लेते हैं पहले। सच रिटर्न इफ फर्निश्ड shall be considered as written under 139. Such return shall be considered as written under 139 and notice under 143(2) shall be issued thereafter। जैसे आपने रिटर्न भरा, रिटर्न भरने के बाद तुरंत आपका 143(2) का नोटिस इशू होगा, जिसका मतलब क्या है, समरी असेसमेंट के प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। द प्रोविजन ऑफ समरी असेसमेंट शैल नॉट अप्लाई, मतलब डायरेक्टली क्या किया जाएगा, इनके असेसमेंट्स किए जाएंगे। फर्दर ROI furnished beyond this period, ROI furnished beyond this period shall be allowed in the notice shall not deem to be returned under 139। तो अगर मान लीजिए नोटिस में आपको बोला था 60 डेज के अंदर में भरो, आपने 70 डेज के अंदर में भरा, मतलब नोटिस वाज बियॉन्ड द टाइम, ऐसे केस में वो रिटर्न 139 में नहीं भरा माना जाएगा। और अगर 139 का नॉन कंप्लायंस हुआ तो ऐसे केस में वो फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की ओर आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है मालिक? अच्छा,
पर्सन हु हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिवाइज द रिटर्न। मुझे ऐसा लगता है केस स्टडी बना करके पूछा जा सकता है इस वाले पार्ट को कि मान लीजिए सर्च कंडक्ट हुआ आफ्टर 1/9/2024, इसके बाद में बंदे ने रिटर्न भर दिया, वो उसको रिवाइज करना चाहता है, क्या वो कर सकता है? द आंसर इज नो। जनरल रूल, नॉर्मल रिटर्न रिवाइज हो सकते हैं, सर्च एंड सीजर के बाद जो रिटर्न भरा जा रहा है आफ्टर 1/9/2024 वो रिवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, नो नोटिस अंडर 148 इज रिक्वायर्ड। हाँ जी, 148 का नोटिस अब क्यों लगेगा? वो तो तब लगता था जब आप सर्च पहले करते थे 1/9/2024 से पहले। क्लियर है मालिक? अच्छा जी, ऐसा कोई भी नोटिस इशू करने से पहले एसी, एडी, जेसी, जेडी का अप्रूवल लेना मैंडेटरी होगा। मतलब ये असेसमेंट्स करने के लिए जेसी, जेडी या एसी, डीसी का अप्रूवल आपको लेना जरूरी होगा। सॉरी, डीसी मैंने गलत बोल दिया, एसी, एडी का अप्रूवल लेना मैंडेटरी हो जाएगा। The AO shall proceed to determine the total income including undisclosed income and provision of 142(2). 142(2) क्या था? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। 143 नॉर्मल असेसमेंट, 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, 145 आपका बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड प्रोविजन, 145 टैक्सेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन, वो सारे प्रोविजन एज इट इज एप्लीकेबल। इन शॉर्ट, सर्च के बाद अब जो असेसमेंट होगा वो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होने की जगह आपका रेगुलर असेसमेंट या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। समझ में आई बात? अच्छा जी, the AO on determination of total income shall pass an assessment order or reassessment order and determine the tax payable by him. Nothing in the provision of section 144C in pursuance to the block period for such assessment shall be same as determined in respect of person in whose case such was made under 132 or the requisition is made under 132A and proceeding were initiated due to such or requisition as the case may be। वो क्या कह रहे हैं सर? वो सिंपली कह रहे हैं कि आपके टोटल इनकम को डिटरमाइन किया जाएगा, टैक्स पेबल को डिटरमाइन किया जाएगा, है ना। एंड 144 वाला जो सेक्शन है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब क्या? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डीआरसी, डीआरसी का जो ऑर्डर है वो सर्च के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है मालिक? अच्छा जी, ये असेट जो वो सीज कर लेंगे, बराबर है, ये असेट सीज करने के बाद रिलीज कैसे करेंगे? रिलीज वाला प्रोविजन क्या है? अगर आपको याद हो तो सर्च में कोई भी असेट को जो सीज किया जाता था उसको रिलीज करने का प्रोसीजर सेक्शन 132B में लिखा था। इस सर्च के अंदर में भी कंप्लीट होने के बाद जो रिलीज करने का प्रोसीजर है वो 132B में अंदर दिया हुआ है, तो वहां कहीं कोई चेंज नहीं लाया है। द असेट सीज्ड और रिक्विजिशन शैल बी डील्ड इन अकॉर्डेंस विद 132B। रिलीज ऑफ सीज्ड एसेट्स। तो चलिए, कुल मिलाकर के बात क्या है? 1/9/2024 के बाद अगर सर्च हुई, सर्च होने के बाद एओ नोटिस भेजेगा, बोलेगा रिटर्न भर। ये जो रिटर्न है वो मैक्सिमम 60 डेज के अंदर में भरना होगा। अच्छा जी, ये जो रिटर्न है ये 139 के अंदर में सबमिट माना जाएगा और इसके बाद सीधा 143(2) का नोटिस इशू होगा फॉर कंप्लीटिंग द असेसमेंट अंडर 143(3), दैट इज रेगुलर असेसमेंट। अगर आपने रिटर्न नोटिस पीरियड में नहीं दिया तो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा। एओ आपकी टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकालेगा और यहाँ पे डीआरसी वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। Are you getting the point? ये जो रिटर्न सर्च एंड सीजर के बाद भरा जा रहा है ये रिवाइज नहीं हो सकता, और असेट जो है उसको रिलीज कैसे किया जाएगा उसका प्रोविजन 132B में लिखा है, वही प्रोविजन हम लोग फॉलो करेंगे। ये जो रिटर्न आप सबमिट कर रहे हैं सर्च एंड सीजर के बाद, इस पे समरी असेसमेंट नहीं होगा, इस पे डायरेक्ट असेसमेंट होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस मालिक। 158BC के बाद सेकेंड चीज आपने ये पढ़नी चाहिए, है ना। याद करके देखिए, प्रोविजन ऑफ सर्च क्या कहता था? सर्च के प्रोविजन क्या कहते थे? सर्च के प्रोविजन कहते थे कि मान लीजिए अगर आपने सर्च किया और सर्च करने पे आपने कोई एसेट उठा के लेके आ गया जहां पे ये प्रूव हो गया ये एसेट असेसी को बिलोंग नहीं करता है, किसी और असेसी को बिलोंग करता है, तो आप क्या करते थे? आप उस असेसिंग ऑफिसर को दे देते थे ये सारे एसेट, राइट, जिसके जुरिस्डिक्शन में वो सच अदर पर्सन आता होगा। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली। मान लीजिए सर्च जो हुआ ये विजय के घर पे हुआ, बराबर है, लेकिन विजय के घर पे जो एक गोल्ड का सेट मिला वो विजय की सिस्टर को बिलोंग करता था, तो एओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? सिस्टर जिस एओ के जुरिस्डिक्शन में आता था उस एओ को उठा करके एसेट देता था और कहता था कि जो विजय की सिस्टर है उसके ऊपर असेसमेंट करो, एज इफ कि ये जो सिस्टर है इसके घर पे सर्च हुई है, बराबर है। अब यहाँ पे भी वही प्रोविजन कॉमन रखी गई है। अगर एओ सेटिस्फाइड हो जाता है कि ये जो एसेट है ये असेसी को बिलोंग नहीं करते, ये किसी थर्ड पर्सन को बिलोंग करते हैं, तो ऐसे केस के अंदर में क्या किया जाएगा? ऐसे केस के अंदर में एओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस दूसरे एओ को उठा करके एसेट प्रोवाइड कर देगा। सो वेयर द एओ इज सेटिस्फाइड दैट एनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम बिलोंगिंग टू एनी पर्सन अदर देन द पर्सन ऑन हुम सर्च इज मेड, राइट, तो आप यहां पे विजय सिस्टर लिख सकते हैं,
then the valuable books of accounts shall be handed over to AO having jurisdiction over such other person, and the AO shall proceed अंडर सेक्शन 158 बीसी। 158 बीसी मतलब ये अज्यूम किया जाएगा कि विजय के सिस्टर के घर पे रेड हुई है। अब विजय के सिस्टर को भी नोटिस भेजा जाएगा, विजय के सिस्टर से भी 60 डेज में रिटर्न भरवाया जाएगा। ये रिटर्न के बाद में असेसमेंट होगा 143 में, अगर उनने रिटर्न भर दिया तो रिटर्न, अगर नहीं भरा तो 144 मेरी दीदी के ऊपर भी बेस जजमेंट असेसमेंट किया जाएगा। अगेंस्ट सच अदर पर्सन एंड प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। और अज्यूम कीजिए जैसे विजय पे रेड हुई है, अज्यूम किया जाएगा कि विजय के सिस्टर के घर पे भी रेड हुई है, और जो प्रोसीजर है पूरी की पूरी असेसमेंट की वो सिस्टर के साथ भी कंटिन्यू की जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? डरे दोस्त? अब आते हैं, हमने एक वर्ड पढ़ा यहाँ पे भाई साहब, ब्लॉक पीरियड के लिए असेसमेंट होगी। अब सवाल उठता है ब्लॉक पीरियड मतलब क्या होता है, तो आइए ऊपर ब्लॉक पीरियड मतलब क्या होता है ये देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन में दो डेफिनेशन लिखी है, एक है ब्लॉक पीरियड और दूसरा है अनडिस्क्लोज्ड इनकम। यस और नो? पहले अनडिस्क्लोज्ड इनकम को पढ़िए फिर ब्लॉक पीरियड पढ़िए, मतलब ये चीज तीसरे नंबर पे आपको पढ़नी चाहिए, है ना। अब अनडिस्क्लोज्ड इनकम मतलब क्या? एनी मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग, यस और नो, जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया वही होना चाहिए। any money, bullion, jewelry, other valuable article or thing, or any expenditure or any income based on an entry of books of accounts and other document where such money, bullion, jewelry, valuable article or thing, right, or a transaction represents wholly or partly the income which has not been or would not have been disclosed for the purpose of this act। तो ऐसी इनकम जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है उसको हम अनडिस्क्लोज इनकम कह रहे हैं। और any expenses, deduction, allowance claimed which has found to be incorrect, ये इंक्लूड करेगा ऐसे सारे एक्सपेंसेस या डिडक्शन जो आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं लेकिन वो क्या है, इनकरेक्ट है, ये भी अब आपके अनडिस्क्लोज इनकम में आएगी। तो अनडिस्क्लोज इनकम में सिर्फ आपके मनी, बुलियन, ज्वेलरी, आर्टिकल और थिंग ही नहीं आएंगे, वो भी चीज आएगी जो आपके ने डिडक्शन बोल के क्लेम किया है या एक्सपेंसेस बोल के क्लेम किया है पर वो इनकरेक्ट है, ये भी आपके अनडिस्क्लोज इनकम में आएगी। ठीक है सर। अच्छा, ब्लॉक पीरियड मतलब क्या होगा दोस्त? अब ब्लॉक पीरियड मतलब क्या होगा, आइए पूरा समझाता हूं। ब्लॉक पीरियड मतलब क्या, सिंपल शब्दों में आपको बोलूं, देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं 147 क्या कहता था, आप कितने पुराना साल का असेसमेंट ओपन कर सकते थे, 3 इयर्स, और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, असेट और एनी ओकेजन और इवेंट 50 लाख से ऊपर गया तो 10 इयर्स, बराबर है ना। लेकिन जो सर्च के केसेस थे, इन सर्च के केसेस को जल्दी खत्म करना था और 10-10 साल के केस ओपन करते तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन आने के चांसेस थे। इस केस में क्या किया, निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि भैया जल्दी से मेरे को केसेस खत्म करना है, तो आप एक काम करो, सर्च वाले केसेस को 6 साल से ऊपर मत लेके जाओ। अब ये 6 साल किस तरीके से काउंट करना है, ये 6 साल का ब्लॉक पीरियड है। ब्लॉक पीरियड मतलब सारे 6 साल का पूरा असेसमेंट होगा, है ना, ऑल 6 ईयर कवर्ड अंडर द ब्लॉक पीरियड, इसका पूरा असेसमेंट होगा, ये 6 सालों का। अभी 6 साल कैसे काउंट करना है, जिस साल रेड पड़ी वो प्लस इसके पहले के 5 साल, ये ऐसे टोटल 6 साल है। जिस साल रेड पड़ी और इसके पहले के 5 साल, ये टोटल ऐसे 6 साल है, इसको हम कहते हैं ब्लॉक पीरियड। तो सपोज रेड पड़ी 24-25 में, बराबर है, तो 24-25 विल बी द फर्स्ट ईयर, 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, समझ में आया। तो आप जिस साल रेड पड़ी वो साल और इसके पहले के 5 साल पकड़ लीजिए, ये 6 सालों का असेसमेंट एक साथ ओपन होगा जब भी सर्च हुई आफ्टर 1/9/2024। क्लियर है मालिक? सो इट मींस अ पीरियड कंप्राइजिंग ऑफ प्रीवियस ईयर relevant to the 6th assessment year preceding the previous year in which search was initiated and also include the previous year in which search was made and ending on the date of execution of last authorization for search। ठीक है सर। कब माना जाएगा लास्ट ऑथराइजेशन हो गया, अगर सर्च हुई तो जिस दिन सर्च कंक्लूड हुई और लास्ट पंचनामा रिकॉर्ड हुआ उस दिन हम मानेंगे कि सर्च कंप्लीट हो गई। और अगर रिक्विजिशन है तो ऑन एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब हुआ दूसरे ऑथराइज्ड ऑफिसर से, तब हम मान लेंगे कि हाँ भैया सर्च क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अच्छा जी, अब इसको अच्छे से एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। अज्यूम कीजिए सर्च इनिशिएट हुई कब बेटा, सर्च इनिशिएट हुई 30/9/2024। क्या सर्च 1/9 के बाद हुई है? यस। तो पूरा ब्लॉक पीरियड कवर होगा। ब्लॉक पीरियड मतलब क्या, जिस साल सर्च हुई, डेट स्टार्टिंग से लेके जब तक पंचनामा बना तब तक का पूरा पीरियड और इसके पहले के 5 साल, राइट। तो अब आपका सर्च कब चालू हुआ, 1/9 को, कंक्लूड कब हुई, 5/10 को। तो करंट ईयर में 1 अप्रैल से 5/10 ये आपका करंट पीरियड हो गया ब्लॉक पीरियड और इसके पहले के 5 साल। तो ब्लॉक पीरियड विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 1920 टू 24-25 एंड 24-25 में भी वो लोग क्या कवर कर रहे हैं, 1/4/2024 से लेके जब तक आपकी सर्च कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक बार इसको चेक करो वापस से। तो जिस साल सर्च हुई
उस साल को कंसिडर करना है, कब तक के, अप टू द डेट ऑफ कंक्लूजन तक के, और इसके पहले के 5 साल। ये आपका टोटल ब्लॉक पीरियड हुआ, और इस पूरे ब्लॉक पीरियड के लिए क्या किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा। इस पूरे ब्लॉक पीरियड के लिए क्या किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं सेक्शन 158 बीए के ऊपर कि किस तरीके से टोटल इनकम को कंप्यूट किया जाएगा। यानी मान लीजिए जब आपका सर्च ओपन होगा, सर्च ओपन होने के बाद असेसमेंट होगा पूरे ब्लॉक पीरियड का, बराबर है कि नहीं। अब अगर सर्च पीरियड होगा पूरे ब्लॉक पीरियड का, दैट इज असेसमेंट होगा पूरे ब्लॉक पीरियड का, तो ऐसा हो सकता है ना उन ईयर्स के लिए, दैट इज द ईयर ऑफ सर्च और इसके पहले के 5 साल, इन ईयर्स के लिए असेसमेंट ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा हो, पॉसिबल है ना। कोई असेसमेंट ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा हो, कोई मैटर टीपीओ के पास ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा हो सकता है इसके पहले ही कोई सर्च हुई हो, ये सिचुएशन भी थी। तो इन सिचुएशन का क्या करेंगे, ये सारी क्लैरिटी देता है सेक्शन 158 बीए, राइट। इसको पढ़िएगा आप 4th नंबर पे, इसको पढ़िएगा 4th नंबर पे। अब ये सेक्शन क्या बोलता है, ये देखता है। ये सेक्शन कहता है कि अगर सर्च कंडक्ट हुई आफ्टर 1/9/2024 या रिक्विजिशन हुआ आफ्टर 1/9/2024, तो उस केस में असेस करेगा टोटल इनकम या आपकी लायबिलिटी एज द केस में बी बाय द एओ। अगर कोई केस ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा होगा वो अबेट हो जाएगा, मतलब इट विल कम टू अ पॉज। अबेट को पॉज कहा जाता है। पॉज क्यों, क्योंकि अगर आगे चल के ये पूरी प्रोसीजर इनवैलिड डिक्लेयर हो जाती है तो ऐसे केस में जो पेंडिंग केसेस थे वो वापस से स्टार्ट हो जाते हैं, इसी के लिए इसे क्या कहा जाता है, पॉज कहा जाता है। ठीक है, तो अबेट हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई मैटर टीपीओ के पास चल रहा होगा वो भी पॉज हो जाएगा। आइए पहले पढ़ लेते हैं। Where after 1/9/2024 search is initiated requisition, the AO shall proceed to assess reassess total income for the block period in accordance with provision. The assessment reassessment recomputation falling in the block period. The assessment reassessment pending as on the date of initiation of search shall abate. It will come to a pause and deemed to have abated as on the date of initiation of search. Where during the course of any pending proceeding a reference is made to TPO, अगर मैटर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास गया, such assessment reassessment shall also abate, वो भी असेसमेंट क्या हो जाएगी, अबेट हो जाएगी। ठीक है सर। इन शॉर्ट, अगर ब्लॉक पीरियड के अंदर में कोई भी असेसमेंट चल रही होगी, मैटर टीपीओ के पास ही क्यों ना हो, इट विल कम टू अ स्टैंड स्टिल, इट विल पॉज, इट विल कम अ पॉज। अब अगर आगे चल के ये प्रोसेस वॉइड डिक्लेयर होती है तो ही और सिर्फ तभी ही आपको क्या करना है, इसके अंदर में आना है, अदरवाइज ये केस स्टॉप हो जाएंगे, स्टैंड स्टिल पे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है इसके पहले ईयर्स के लिए कोई सर्च ऑलरेडी कंडक्ट हुई हो, पॉसिबल है ना, इसके पहले ईयर्स के लिए ऑलरेडी कोई सर्च हुई हो, तो पहले जो ऑलरेडी सर्च थी उसके असेसमेंट कंप्लीट होंगे और बाद में ये जो नेक्स्ट असेसमेंट हुआ है, नेक्स्ट सर्च हुई है, इसके असेसमेंट कंप्लीट होंगे। और अगर इसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लिमिट है ये कम है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा के दिया गया है। देखिए, वेयर द असेसमेंट इज पेंडिंग इन केस ऑफ असेसी इन हुज केस सब्सिक्वेंट सर्च इज इनिशिएटेड, मतलब पहले एक सर्च हो चुकी थी, ये सेकंड सर्च है उसके यहाँ, और रिक्वेजिशन इज मेड, सच असेसमेंट शैल बी ड्यूली कंप्लीटेड, मतलब जो पहले वाला सर्च था उसके असेसमेंट पहले कंप्लीट किए जाएंगे। एंड देयर आफ्टर असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सब्सिक्वेंट सर्च शैल बी मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, प्रोवाइडेड दैट in case where the period of completing the assessment of subsequent search is less than 3 months, such period shall be extended to 3 months. मान लीजिए अगर पहला असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद ये सब्सिक्वेंट असेसमेंट को कंप्लीट करने का टाइम लिमिट 3 महीने से कम बचा है, तो आपका जो टाइम लिमिट है उसको 3 महीने से क्या कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 3 months from the end of the month in which such assessment in respect of earlier search was completed. राइट, तो क्या होगा, मान के चलिए अगर इसके पहले के लिए कोई सर्च हुआ था, लेट मी गिव एन एग्जांपल, मान लीजिए अपना सर्च कब हुआ था, 24-25 के अंदर में, अगर सर्च 22-23 में हुआ था तो जो 22-23 वाला सर्च है वो पहले कंप्लीट किया जाएगा और बाद में ये 24-25 वाले सर्च के असेसमेंट होंगे। राइट, अब मान लीजिए 22-23 का असेसमेंट ईयर का जो सर्च है इसको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग गया और 24-25 के असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लिमिट बचा है ये 3 मंथ से कम है, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाएगा और फिर इसके अंदर में सर्च कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, यस। अब नेक्स्ट सबसेक्शन कहता है कि आगे चल के मान के चलिए ये पूरा सर्च का जो केस था इसको वो डिक्लेयर कर दिया अपील में, तो क्या होगा, जो केस अबेट हुए थे वो वापस से चालू हो जाएंगे और जितना पीरियड ये पूरी प्रोसेस में गया है उतना आपको एक्सटेंड करके मिल जाएगा। सो इफ any proceeding has been initiated under this chapter or the order of assessment has been annulled in an appeal or any other legal proceeding,
then the assessment reassessment which has abated shall revive with effect from the date of receipt of the order of such annulment by PCIT और CIT। तो भैया वो जो पॉज लगाए थे वो फिर से चालू हो जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट सच रिवाइवल शैल सीज टू हैव इफेक्ट इफ सच ऑर्डर ऑफ एनलमेंट इज सेट असाइड। अगर ऑर्डर ऑफ एनलमेंट को भी फिर हायर अथॉरिटी ने सेट असाइड कर दिया तो फिर वो अबेटेड वाले केस जो है उसको इफेक्ट नहीं मिलने वाला। टोटल इनकम इन सर्च इज कंप्लीटेड और रिक्वेजिशन इज मेड शैल बी असेस्ड सेपरेटली इन अकॉर्डेंस विद द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड टोटल इनकम रिलेटिंग टू द ब्लॉक पीरियड शैल बी चार्ज टू टैक्स। जो टोटल इनकम ब्लॉक पीरियड में निकाली वो चार्ज टू टैक्स होगी उस रेट पे जो सेक्शन 113 में लिखा है। तो जी हाँ, एक नया टैक्स रेट आया है। जी हाँ, एक नया टैक्स रेट आया है। जो सर्च में आपके ब्लॉक पीरियड की इनकम निकलेगी ना, ये इनकम उस टैक्स के ऊपर आएगी, उस टैक्स रेट पे आएगी जो सेक्शन 113 के अंदर में लिखा होगा। तो आपका जो ब्लॉक पीरियड था दैट इज 2019 से लेके 2024-25 का, दैट इज 5 अक्टूबर तक का। इसमें जितनी इनकम निकलेगी इसमें जो टैक्स रेट होगा वो टैक्स रेट होगा जो सेक्शन 113 के अंदर में आया होगा। अब आप ये पूछेंगे सेक्शन 113 का टैक्स रेट क्या है? एज इनकम ऑफ द ब्लॉक पीरियड इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस ईयर और ईयर्स टू विच इट इनकम रिलेट्स। वो कौन से ईयर को रिलेट करती है डजंट मैटर। अब 113 के हिसाब से आपका क्या होगा, टैक्स कंप्यूट होगा। मतलब 1920 की भी जो इनकम निकली असेसमेंट ईयर की उस पर भी टैक्स कब निकलेगा, 113 के हिसाब से निकलेगा। 22-23 का भी 113 के हिसाब से निकलेगा। 24-25 का भी किसके हिसाब से निकलेगा, 113 के हिसाब से निकलेगा। तो यहां से हमको जाना चाहिए 113 के ऊपर समझने के लिए कि टैक्स रेट क्या है। पेज नंबर 19 दिखेगा आपको, राइट? आप चार्ट में देख रहे होंगे तो अकॉर्डिंगली सेक्शन 13 दिखेगा आपको। टैक्स रेट इन द ब्लॉक असेसमेंट। ब्लॉक असेसमेंट में टैक्स रेट क्या रहेंगे? द टैक्स रेट शैल बी 60% फॉर द ब्लॉक पीरियड, नो सरचार्ज नो सेस। 60% स्ट्रेट अवे, गेम ओवर। 60% गेम ओवर। तो ये वाले पॉइंट आपको 5th में पढ़ना चाहिए, ये वाला पॉइंट आपको 5th में पढ़ना चाहिए। अच्छा, साथ साथ में तुरंत आपको 6th पे ये पढ़ लेना चाहिए। सर ये 60% तो है ब्लॉक पीरियड के लिए, क्या हमें कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी देनी है अनडिस्क्लोज्ड इनकम के लिए? नहीं। उन्होंने कहा नो इंटरेस्ट अंडर 234A-B-C और पेनल्टी अंडर 270A, पेनल्टी फॉर अनडिस्क्लोज्ड मिस रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग shall be levied or imposed upon the assessee in respect of undisclosed income assessed or reassessed in the block period। तो ना 234A-B-C का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ना आपको पेनल्टी कंप्यूट करना है। जितनी भी ब्लॉक पीरियड की इनकम निकली उसके ऊपर टैक्स स्ट्रेट अवे 60%, गेम ओवर। यस। अच्छा, अब यहां पे मैं आप सभी को एक क्लैरिटी देना चाहता हूं। यहां पे लिखा है नो सरचार्ज एंड सेस, ये ऐसा नहीं है। क्या हुआ कि जब पहली बार इस प्रोविजन को लेकर के आए थे तो लिखा था कि भैया टैक्स विल बी 60% और इसके ऊपर सरचार्ज और सेस ऐड नहीं किया जाएगा। बाद में इसके ऊपर मल्टीपल इश्यूज अराइज हुए कि सरचार्ज एंड सेस कैसे नहीं आएगा। तो क्या किया गया, इसके ऊपर सरचार्ज एंड सेस को भी क्या किया गया, इंपोज किया गया। तो 60% विल बी द टैक्स और इसके ऊपर सरचार्ज एंड सेस भी आएगा। तो यहाँ पे जो नो सरचार्ज एंड सेस लिखा था, जो अपन ने रेगुलर और फास्ट ट्रैक में भी शायद किया है, यहाँ पे एज इंक्रीज्ड बाय लिखना है, एज इंक्रीज्ड बाय सरचार्ज और सेस, है ना। और जब अलग अलग केसेस बने तो हमने जाकर के सर्च किया कि भैया मॉड्यूल के अंदर में क्या लिखा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो पता है आंसर 3 ही प्रकार के होते हैं, राइट, रॉन्ग और ICAI, बराबर है ना। तो हम गए ICAI में और ICAI के अंदर में अगर आप देखेंगे तो आपको पेज नंबर 15.119 असेसमेंट प्रोसीजर टॉपिक के अंदर में यहाँ पे दिखेगा कि इंस्टीट्यूट ने भी 60% एज इंक्रीज बाय सरचार्ज एंड HEC लिखा है। मतलब 113 में टैक्स विल बी कितना परसेंट बेटा, 60% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज प्लस HEC। यस मालिक। चेक करो, है ना मालिक। अब आपके मन में एक इंपॉर्टेंट सवाल उठेगा कि सर आपने कह दिया कि 234A-B-C नहीं लगाएंगे और आप ये भी कह रहे हैं कि रिटर्न 60 दिन के अंदर में भरना है। चलो किसी ने 60 दिन के अंदर में रिटर्न नहीं भरा, 60 डेज में रिटर्न नहीं भरा, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगाओ ना यार। आपने तो कह दिया 234A का इंटरेस्ट ही नहीं लगाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, हम 234A का इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। चलिए रिकॉल करते हैं, 234A का इंटरेस्ट क्या था दोस्त? 234A का इंटरेस्ट था कि अगर आपने रिटर्न टाइम पे नहीं भरा तो इंटरेस्ट लगता था आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से, याद आ रहा है। तो 234A का नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे अपना खुद का इंटरेस्ट है। 270A अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग ये पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पे इनकी अपनी
पेनल्टी प्रोसीडिंग है। तो ये क्या कह रहे हैं, देखो भाई 234 ए बी सी और अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग ये पेनल्टी नहीं लगाना है, हमने हमारी इंटरेस्ट और पेनल्टी की प्रोविजन अलग से कर रखी है विच इज कवर्ड इन 158 BFA। अब ये क्या कहते हैं, आपको बोला गया है 60 डेज में रिटर्न भरने का, आप अगर 60 डेज में रिटर्न नहीं भरते तो इंटरेस्ट लगेगा 1.5% पर मंथ के हिसाब से। चेक करिएगा, वेयर द ROI including undisclosed income as required by the notice is not furnished or not furnished on time, the assessee shall be liable to pay simple interest at the rate of 1.5% per month or part of the month thereof of tax। तो टैक्स का 1.5% आपको पे करना है on the undisclosed income। कब से चालू होगा, following the expiry of time specified in the notice and ending on the date of completion of assessment। तो भैया जैसे ही नोटिस का पीरियड खत्म हुआ वहां से चालू होगा, और कब खत्म होगा, जब तक कि असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक के लिए 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आएगा। तो आपने ये किस पॉइंट पे पढ़ना चाहिए सर, ये 5th 6th और ये 7th पॉइंट पे पढ़ना चाहिए। ठीक है सर, तो आपका 234A का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 158 BFA के हिसाब से 1.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ का लगेगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग एक और चीज देखते हैं, पेनल्टी। जी हाँ, पेनल्टी लगती है 50% ऑफ द टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे जो भी आपने टैक्स निकाला 60% के हिसाब से प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस, उसका 50% आपको क्या लगता है, पेनल्टी लगती है। लेकिन इस पेनल्टी से भी माफी दी गई है, आगे पढ़ते हैं। The AO or CIT appeal may direct that such person shall pay a penalty equal to 50% of the tax on undisclosed income determined by AO। तो यहाँ पे 50% की पेनल्टी दी गई है, बट no penalty under this section or 271AD or 271D or 271DA or 271E shall be made। तो भैया इन सेक्शंस में पेनल्टी नहीं आएगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो कौन कौन सी, सच पर्सन हैज फर्निश्ड ROI, उसने ROI फर्निश किया 158 BC के हिसाब से, टैक्स पेबल जो आ रहा था रिटर्न के हिसाब से वो उसने पे कर दिया, राइट। एविडेंस ऑफ टैक्स पेड इज फर्निश्ड विद द ROI एंड an appeal has not been filed against the assessment of that part of income which is shown in the return। तो भैया असेसी ने रिटर्न भरा, रिटर्न के बेसिस पे टैक्स दे दिया, टैक्स का पेमेंट का प्रूफ अटैच कर दिया और उसने कोई अपील फाइल नहीं करी, तो ऐसे केस में हो सकता है उस पर पेनल्टी ना भी लगाया जाए। ठीक है सर। नो ऑर्डर इम्पोजिंग पेनल्टी शैल बी मेड अनलेस OOBH इज गिवन बाय द रिलेवेंट ऑफिसर। ये ऑफिसर के नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इन केस वेयर असेसमेंट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील after the expiry of financial year in which proceedings in the course of which action for imposition of penalty has been initiated are complete, or 6 months from the end of financial year in which order is received by CIT whichever period expire later। किस बारे में बात कर रहे हैं भाई साहब, ये किस बारे में बात कर रहे हैं भैया ये, अरे सिंपल सी बात कर रहे हैं, पेनल्टी कब नहीं लगा सकते। पहला, आप पेनल्टी नहीं लगा सकते जब तक OOBH ना दिया जाए। दूसरा, आप पेनल्टी नहीं लगा सकते अगर मैटर अपील में चले गया था एंड प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। अगर अपील में गया मैटर और प्रोसीडिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद पेनल्टी नहीं लगा सकते। या फिर 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर ऑफ CIT ITAT इज रिसीव्ड बाय CIT, या फिर 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर ऑफ CIT और ITAT इज रिसीव्ड विचएवर एक्सपायर लेटर, इसके बाद आप पेनल्टी नहीं लगा सकते। तो इन शॉर्ट OOBH नहीं दिया, पेनल्टी नहीं लगा सकते। अगर मैटर अपील में गया था, अपील ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, या 6 month खत्म हो चुके हैं फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब CIT ने ऑर्डर पास कर चुका है और ऑर्डर एसएससी ने रिसीव कर चुका है, विच एवर एक्सपायर लेटर, उसके बाद आप पेनल्टी नहीं लगा सकते। इन केस ऑफ रिविजन अंडर 263 में CIT ने रिविजन ओपन कर दिया, देन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 month फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच रिविजन ऑर्डर इज पास। तो भैया मान करके चलिए CIT ने रिविजन ऑर्डर पास कर दिया, रिविजन ऑर्डर जिस साल में पास किया उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 महीने के बाद आप पेनल्टी प्रोसीडिंग्स नहीं लगा सकते, पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते। इन एनी अदर केस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच प्रोसीडिंग्स फॉर imposition has been issued are completed or 6 months from the end of previous year in which notice for imposition of penalty is issued whichever period expire later। तो या तो फिर मान लीजिए इन एनी अदर केस, देखिए कब का पेनल्टी नहीं लगा सकते, अगर OOBH ऑलरेडी इशू हो चुका है, सॉरी OOBH नहीं दिया है, पेनल्टी नहीं लगा सकते। अगर मैटर अपील में गया, अपील ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप पेनल्टी नहीं लगा सकते। अगर रिवीजन जिस फाइनेंशियल ईयर में एंड हुआ उस फाइनेंशियल ईयर से 6 महीने के बाद पेनल्टी नहीं लगाया जा सकता। लास्ट सिचुएशन, इन एनी अदर केस, जिस साल आपने प्रोसीडिंग लिया उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 महीने के बाद पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती।
अब इस पूरे सेक्शन के अंदर में आपके याद रखने वाली कौन सी बात है, सिर्फ पैराग्राफ 1। देखिए नया नया प्रोविजन आया है, इस पे क्वेश्चन बनाने को क्या लगेगा दोस्त, टाइम लगेगा। एज ऑफ नाउ जो आपको पूछा जा सकता है वो ये वाला पार्ट है कि चलिए अगर हम लोग क्या करते हैं, सर्च एंड सीजर के बाद असेसमेंट करते हैं और आपको टैक्स पे करना है, यस सर, कितना पे करना है, 113 के हिसाब से 60% पे करना है एज इंक्रीज बाय सरचार्ज एंड सेस। अच्छा ये कब पॉसिबल है, जब आप सारे कंप्लायंस टाइम पे कर रहे हैं। मान लीजिए आपको 60 डेज में रिटर्न भरने बोला था या नोटिस पीरियड के अंदर में रिटर्न भरने बोला था, वो रिटर्न आपने नहीं भरा तो 1.5% का इंटरेस्ट लगेगा, प्लस पेनल्टी लगाई जा सकती है 50% के हिसाब से। तो भैया ये जो 234 ABC का इंटरेस्ट है ये नहीं लगेगा, और जो 270A की पेनल्टी वो नहीं लगेगी। 158 BFA अपनी खुद का इंटरेस्ट और पेनल्टी देता है। तो इसको 7th पॉइंट पे पढ़िएगा, आपको ज्यादा मजा आना चाहिए। डन मालिक। नीचे आएंगे तो और 3 सेक्शन आपको दिखते हैं इससे रिलेटेड। 8th पॉइंट पे इसको पढ़िए, 9th पॉइंट पे इसको पढ़िए, 10th पॉइंट पे इसको पढ़िए। 8 पॉइंट क्या कहता है, कौन है जो असेसमेंट को कंप्लीट करेगा, मतलब वो कौन बाहुबली है जो असेसमेंट को कंप्लीट करेगा। द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट फॉर द ब्लॉक पीरियड शैल बी पास्ड बाय AO एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ AC DC AD DD। तो भैया कौन करेगा इसका असेसमेंट, AC DC AD DD, इसके नीचे का ऑफिसर इनके असेसमेंट नहीं कर सकता। No such order shall be passed without the previous approval of these officer in respect of search after 1/9/2024। या फिर लोअर अथॉरिटी भी तभी पास करेगी जब इन ऑफिसर्स का आपने प्रीवियस अप्रूवल लिया होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है, क्या अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल होंगे क्या? जी हाँ बिल्कुल होंगे। अब ये अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट मतलब क्या, मान लीजिए सर्च के दौरान पता चला बुक्स आर इनकरेक्ट और बुक्स प्रोवाइड एन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन की पेनल्टी है वो जरूर लगेगी, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकरेक्ट है उसकी पेनल्टी जरूर लगेगी। So all other provisions of this act shall apply to assessment made under this chapter. However, the provision of 144C shall not apply. तो भैया 144C मतलब क्या, DRC डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी वाला जो प्रोविजन है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं है, बाकी एक्ट का हर प्रोविजन एप्लीकेबल है। यस ठीक है सर। चैप्टर नॉट अप्लाइड टू सर्कमस्टांसेस, वही बता रहा है कि भैया अगर सर 1/9/2024 से पहले हुई है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल नॉट अप्लाई वेयर अ सर्च वाज इनिशिएटेड और रिक्विजिशन इज मेड बिफोर 1/9/2024। ये वो हम पहले ही जानते, वो आपको बता रहा है। ठीक है मालिक, चलिए अब अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर में क्या बाकी है, 2 चीजें बाकी होनी चाहिए। पहला कि कंप्यूटेशन किस तरीके से होगा इनकम का, और दूसरा कि भैया ये असेसमेंट कंप्लीट कब तक के करनी है। ठीक है, ये 2 पीरियड अभी भी बाकी है, 2 चीजें अभी भी बाकी है। 11th पॉइंट पे इसे पढ़ना चाहिए और 12th पॉइंट पे इसे पढ़ना चाहिए। अगर आप इस सीक्वेंस में पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको ये अमेंडमेंट समझ में आएगा कि एग्जैक्ट अमेंडमेंट्स हुए क्या क्या है। यस मालिक। आइए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे चलते हैं ब्लॉक पीरियड के लिए। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है, कंप्यूटेशन किस तरीके से किया जाएगा, तो प्लीज सुनिए कंप्यूटेशन किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले आपकी टोटल इनकम निकालेंगे फॉर द ब्लॉक पीरियड। ब्लॉक पीरियड मतलब जिस साल सर्च हुआ है प्लस पहले के 5 साल। यस, और इन सबको जोड़ दिया जाएगा। किन किन को जोड़ेंगे, पहला टोटल इनकम जो आपने अभी रिटर्न भरते वक्त डिस्क्लोज करी वो सारी इनकम को जोड़ दिया जाएगा पूरे ब्लॉक पीरियड की। ठीक है, टोटल इनकम जो असेस हुई 143 में या 144 में या 147 में या फिर 153A और C के हिसाब से प्रायर टू द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च और डेट ऑफ रिक्विजिशन। इस सर्च के पहले अगर असेसमेंट हुआ होगा तो उस असेसमेंट में जितनी इनकम असेस की गई थी वो भी जोड़ी जाएगी। फिर टोटल इनकम जो आपने डिक्लेयर की थी रिटर्न में इन रिस्पॉन्स टू नोटिस और सेल्फ फाइल्ड, आपने खुद होके पहले जो इनकम रिटर्न भरा था, वो सीधे शब्दों में पहले जो रिटर्न भरा था वो, फिर रिटर्न भरने के बाद उस पर अगर कोई असेसमेंट हुई होगी तो वो वाली इनकम, फिर अब जो रिटर्न भर रहे हो वो वाली इनकम, ये सबको जोड़ दिया जाएगा। टोटल इनकम डिटरमाइंड वेयर प्रीवियस ईयर हैज नॉट एंडेड ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रीज रिलेटिंग टू सच इनकम एज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो करंट प्रीवियस ईयर में अप टू द डेट ऑफ सर्च जितनी इनकम है वो भी जोड़ी जाएगी, और जितनी एओ ने डिटरमाइन करी है इनकम अनडिस्क्लोज्ड इनकम वो सब भी जोड़ी जाएगी। तो शुरुआत से चालू करो, जिस साल का रिटर्न भरा था, पहले साल का रिटर्न भरा होगा वो इनकम, प्लस उसके बाद उस पर असेसमेंट हुआ होगा वो इनकम, फिर एओ ने कुछ इनकम ढूंढी होगी अनडिस्क्लोज्ड इनकम, वो भी ऐड कर दो। करंट ईयर में कोई रिटर्न भर रहे हो सर्च के बाद 158 BC के अंदर में वो वाला रिटर्न भी जोड़ दो, और इसके साथ साथ करंट ईयर की जो इनकम है स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर अप टू द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ सर्च ये भी जोड़ दो। ये बन जाएगी आपकी टोटल इनकम ऑफ द ब्लॉक पीरियड। इसमें से
जिसके ऊपर टैक्स दिया होगा वो माइनस भी करोगे ना, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम टोटल इनकम असेस्ड इन बी प्लस सी प्लस डी। इसमें से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, जो बैलेंस इनकम है इसके ऊपर ही टैक्स आएगा। तो इन शॉर्ट, क्योंकि आपके मन में ये हो सकता है ना भैया जो इनकम पहले दी है उसके ऊपर टैक्स तो दिया होगा, हाँ बिल्कुल सही है ना, हम पहले सबको जोड़ देंगे, इसमें से जो हमने ऑलरेडी असेस हो चुकी है वो बाजू कर देंगे, बैलेंस इनकम आपकी क्या बचेगी, टोटल इनकम बचेगी। ये टोटल इनकम किस बेसिस पे निकालेंगे, जितने एविडेंस अवेलेबल हुए होंगे या असेसमेंट के तौर पे मिले होंगे वो। द अनडिस्क्लोज्ड इनकम फॉलिंग विद इन द ब्लॉक पीरियड शैल बी कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट on the basis of evidence found as a result of search or survey or requisition available with AO or comes to his notice during the proceeding। तो जितने एविडेंस मिले उस बेसिस पे तो आपकी टोटल इनकम निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, असेसमेंट करते वक्त अगर कुछ और इनकम आपकी मिल गई तो वो भी क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। ठीक है सर, राइट। वेयर एविडेंस इज फाउंड before the date of search or requisition relates to any international transaction or specified domestic transaction pertaining to the period beginning from the previous year in which last authorization was executed and ending on the date on which last authorization was executed, such evidence shall not be considered for the purpose of determining total income of the block period and such income shall be considered in assessment made under the other provisions। So जो भी previous year की income determine की गई है in which search is conducted shall be computed separately and will not be covered in the block period। तो भैया जो इनकम जो है आपकी ब्लॉक पीरियड के बाद वाली उसको सेपरेट असेस किया जाएगा, उसको ब्लॉक पीरियड में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो मान लीजिए सर्च आपकी कंक्लूड हो रही है 5/10 को, तो 6/10 से लेके ईयर एंड तक का जो भी पीरियड रहेगा उसका असेसमेंट नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से होगा, वो ब्लॉक पीरियड में ऐड नहीं किया जाएगा। दैट मेक सेंस? यस। फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन of undisclosed income of a firm, such income assessed for each year in the block shall be the income determined before allowing deduction of any salary, interest, commission, bonus to any non-working partner। जब आप फर्म के लिए अनडिस्क्लोज इनकम निकालते रहेंगे, हम वो इनकम कंसिडर करेंगे बिफोर कंसिडरिंग द सैलरी, इंटरेस्ट टू नॉन वर्किंग पार्टनर, क्योंकि याद करिए नॉन वर्किंग पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं दैट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। Provision of section 68 to 69C shall apply and financial year mentioned in those section shall be previous year falling in the block period। तो ये जो section 68 to 69C वाली provision है वो भी apply करेंगी। The provision of transfer pricing officer, that is reference to transfer pricing officer, shall apply and previous year in that section shall be previous year falling in the block period excluding the previous year in which search is conducted। तो भैया इसके पहले के ईयर है और अगर एओ को ऐसा लगता है कि भैया इनका ट्रांसफर प्राइसिंग निकलना चाहिए तो यस मैटर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है फॉर द ब्लॉक पीरियड। यस, ये वही है जो हमने ऊपर लिखा, ये जो हमने माइनस किया था ना, राइट, ये जो हमने माइनस किया वो यही लिखा है। द फॉलोइंग इनकम जो हमने सबसेक्शन 1 में निकाली शैल बी रिड्यूस्ड बाय 2, 3, 4। समझ में आई बात? तो यही हम लोगों ने यहां लिख दिया सबसेक्शन 5 के अंदर में। फॉर कंप्यूटिंग द इनकम इफ डिस्क्लोज्ड इनकम इज अ लॉस इट शैल बी इग्नोर्ड। आई हाय हाय हाय, मान लीजिए जब आप ये ऊपर की इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, अगर ये कंप्यूटेशन करते वक्त कोई लॉस आ गया तो उस लॉस को आपको इग्नोर करना है, उस लॉस को आपको इग्नोर करना है। क्लियर है मालिक? अब एक इंपॉर्टेंट सवाल और उठता था कि सर मुझे एक बात बताइए, ये जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम आप निकाल रहे हैं, अगर कोई मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, क्या वो इस अनडिस्क्लोज्ड इनकम से माइनस किया जा सकता है? वेल द आंसर इज नो। अनडिस्क्लोज्ड इनकम से ना कोई आप लॉस माइनस कर सकते हैं, ना ही आप कोई अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एलिजिबल है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए तो ब्लॉक पीरियड के बाद आप कैरी फॉरवर्ड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट एनी लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिटरमाइंड इन द ब्लॉक assessment but may be carried forward for being set off in the previous year in which the block period end। for the remaining period take into account the block period and such assessment year। तो भैया जब आपने ब्लॉक पीरियड की इनकम निकाली इसमें से ना कोई सेट ऑफ होगा, ना कोई अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन माइनस होगा। हाँ, अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं और अदर प्रोविजन से उसे सेट ऑफ करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए 5 अक्टूबर के बाद जो है वो नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर में कवर होगा, आप उसमें से कर लीजिए, कोई बात नहीं, ब्लॉक पीरियड में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। इज दैट डन? अब आते हैं लास्ट
पॉइंट के ऊपर फिर आपका सर्च एंड सीजर खत्म हो जाएगा, न्यू प्रोसेस फॉर सर्च एंड सीजर असेसमेंट खत्म हो जाएगा। जेन्युइनली मैं आपको बताऊं, बहुत कंटेंट है May 24 के अंदर में। अगर कोई बच्चा नवंबर 24 से आ रहा है या दिसंबर 24 से May 25 में आ रहा है ना, मैं इसके पहले भी 2-3 बार वीडियो बना के बोल चुका हूं कि भाई साहब आपने तो जेन्युइनली फास्ट ट्रैक ले लेना चाहिए था, क्योंकि इतने मल्टीपल अमेंडमेंट्स है। आप देखिए, अमेंडमेंट का जो पहला वीडियो था वो लगभग 3.5 घंटे का था, और ये दूसरा वीडियो भी लगभग 2 से 3 घंटे का बनने वाला है। अभी तो सर्च एंड सीजर है, इसके आगे और भी टॉपिक है जिसके अंदर में अमेंडमेंट्स हुए हैं। इतने मल्टीपल अमेंडमेंट्स है ना भाई साहब, मतलब मजाक नहीं, आपकी तो बैंड बच जाएगी। और अगर आपने नवंबर 24 से पहले कभी क्लासेस करी हुई है, राइट, और आज तक आप सिर्फ जिंदा इस भरोसे पे चल रहे हैं कि रिवीजन वीडियो देख के आपका काम हो जाएगा, तो भाई साहब आप बहुत गलत सोच रहे हैं और बहुत गलत सिचुएशन के अंदर में बैठे हैं। मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, राइट। तो यस, अब ये असेसमेंट कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए ये भी बताइए सर। हर असेसमेंट को कंप्लीट करने का टाइम लिमिट होता है। तो भैया ऑर्डर पास कर दिया जाएगा विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच लास्ट ऑथराइजेशन ऑफ सर्च वॉज एग्जीक्यूटेड और मेड। तो भैया लास्ट ऑथराइजेशन कब खत्म हुआ था? लेट से 5 अक्टूबर को खत्म हुआ था, तो उस मंथ एंड से, अक्टूबर मंथ एंड से 12 months के अंदर में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर मैटर टीपीओ के पास गया, आप तो जानते ही है, आपको 12 months विल बी एक्सटेंड करके मिल जाता है, मतलब उस केस में आपका टोटल पीरियड 24 months हो जाएगा। यस, अच्छा जी। फिर पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट करते वक्त जितना पीरियड आपको देने लेने आंसर रिकॉर्ड करने में लगा होगा उतना आपको एक्सटेंड करके मिल जाता है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट on which search is initiated and ending on the date where books of accounts valuable are seized, handed over to AO having jurisdiction shall be excluded. Yes, अच्छा जी। हाँ, अगर मान लीजिए अदर पर्सन वाला केस है, मतलब विजय सिस्टर वाला केस है, तो विजय सिस्टर का असेसमेंट कब तक खत्म होना चाहिए? जब उस एओ को हैंडओवर हुआ होगा उस मंथ के एंड से 12 months। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट इन केस ऑफ अदर पर्सन, ये अदर पर्सन कौन है? विजय की सिस्टर। उनका असेसमेंट कब तक कंप्लीट होना चाहिए? 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच नोटिस वॉज इशूड टू सच अदर पर्सन इन केस वेयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग मैटर अगर टीपीओ को रेफर किया गया, अगर दीदी के केस में भी मैटर टीपीओ को रेफर किया गया तो 12 months की जगह 24 months उनके केस में भी आ जाएगा। और फिर आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट दी है कि कौन कौन से पीरियड आपको एक्सटेंड करके मिलेगा। यस, मेरे हिसाब से ये पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर एक बार देख लेना। इतना पीरियड, ये कितना पीरियड है? क्लियर 12 months का पीरियड चाहिए। इस बीच में आप टीपीओ के पास गए, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास गए, डॉक्यूमेंट लेना, रिप्लाई करना, जितना भी टाइम लिमिट है, ये टाइम लिमिट आपको क्या मिलेगा? एक्सटेंड करके मिलेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, दैट्स इट मालिक। दिस वाज रिलेटेड टू द न्यू प्रोसेस फॉर द असेसमेंट ऑफ सर्च एंड सीजर। इट वाज ह्यूज। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज इसे देखें एंड जेन्युइनली मैं यही पार्ट उठा के, क्योंकि मैं ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, यही पार्ट उठा करके मैं चार्ट रिवीजन के अंदर में भी डालूंगा। तो जब आप चार्ट रिवीजन देखेंगे तो ये पूरा पार्ट को आप वापस से एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। क्लियर है मालिक? चलिए सर, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पब्लिक चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। यहाँ पे भी अमेंडमेंट आया है, 2 जगह नहीं 3 जगह अमेंडमेंट आए हैं जिनको हमें ध्यान से सुनना है। सबसे पहले प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट। आपको याद होगा, जिनका 5 साल कंप्लीट होने आता है उन्हें रिन्यूअल करना पड़ता है अपना रजिस्ट्रेशन। और ये कब तक के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करना पड़ता था? विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड, बराबर है, आफ्टर सेटिस्फाइंग द कंडीशन। अब यहां पे ना इसका सही जो चेंज है, पहले यहां पे क्यों क्या किया गया था? 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर कर दिया गया था, लेकिन इसको बाद में जब फाइनेंस एक्ट 2 को अप्रूवल दिया गया, इसके डेट्स के अंदर में चेंजेस किए गए। तो यहां जो मैं आपको लिखा रहा हूं, आप प्लीज वो लिखिएगा। हम लोगों ने फास्ट ट्रैक में इसको ऑलरेडी कर दिया है। जो बच्चे रेगुलर के बाद ये अमेंडमेंट देख रहे हैं, प्लीज इसका इफेक्टिव डेट्स को आप अकॉर्डिंगली लिखिएगा। तो भैया क्या था? टाइम लिमिट, सीआईटी कब तक ऑर्डर पास करेगा? टाइम लिमिट फॉर पासिंग द ऑर्डर बाय सीआईटी, तो ये था 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ in which application is received
6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, और ये चीज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2024 चेंज हो रही है 6 months from the end of quarter in which application is received। तो ये जो फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर है, इसका इफेक्टिव डेट इन्होंने 1/10/2024 से डाला है। तो हमें दोनों प्रोविजन याद रखना पड़ेगा। पहले 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, सीआईटी कब तक अपना ऑर्डर पास कर देगा, जैसे ही आपको 5 साल का रिन्यूअल करना है, रिन्यूअल से 6 महीने पहले आपको अप्लाई करना है। सीआईटी कब तक ऑर्डर पास कर देगा, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। 1/10 से ये टाइम लिमिट हो जाएगा 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इसको आपको चेंज करना है और ये प्रोविजन इंसर्ट करनी है। डन है मालिक। अब आते हैं 1023C। अब देखिए क्या हो रहा था, आपको याद होगा ट्रस्ट के 2 रिजिम थे रजिस्ट्रेशन के। एक या तो वो 1023C में रजिस्टर्ड होता था जिसको हम कहते थे फर्स्ट रिजिम, और दूसरा वो 12AB के अंदर में रजिस्टर्ड होता था जिसको हम कहते थे सेकेंड रिजिम। अब लॉजिकली देखा जाए तो इन 2 रिजिम के कोई अलग अलग मीनिंग नहीं थे और कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं थे 2 रिजिम को चलाने के। तो निर्मला दीदी ने क्या किया, 1/10/2024 से 1023C को मर्ज कर दिया 12AB के साथ। तो जितने एप्लीकेशन पेंडिंग थे 1023C के अंदर में, अब उनका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 12AB के हिसाब से होगा। सो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2024 1023C is to be merged with 12AB. Yes, the application under 1023C filed after this date will not be considered under 1023C. It will be considered under 12AB. Yes, application which are pending will continue to be covered under 1023C. जो केसेस ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे थे वो 1023C में ही जाएंगे। 1/10 के बाद जो भी एप्लीकेशन होगा सीधा वो 12AB के अंदर में जाएगा। यस, जितने ट्रस्ट जिनको ऑलरेडी 1023C का एग्जाम्पशन मिल रहा है, दे विल कंटिन्यू टिल देयर वैलिड पीरियड। तो उनका वैलिड पीरियड जो भी होगा वहां तक के वो कंटिन्यू करेंगे। फिर जब उनको डिनोवो रजिस्ट्रेशन लेना होगा वो 12AB के अंदर में लेंगे। All trust approved will continue to have benefit till the validity of their approval. एक बार उनका वैलिडिटी खत्म हुआ, बाद में वो 12AB के साथ मर्ज हो जाएंगे। यस, एक और अमेंडमेंट आया है 11 सबसेक्शन 7 के अंदर में, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 इज नॉट अवेलेबल। आपको याद होगा अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट सेक्शन 11 से लेके 13 में एग्जाम्पशन ले लेता है तो उसको सेक्शन 10 के कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलते एक्सेप्ट 10(1), 1023C। बराबर है। अब इसके अंदर में कुछ लिस्ट को ऐड किया गया है, 1023EA, EC, ED, 1046, 1046A। इन शॉर्ट एक जो ट्रस्ट है वो इन एग्जाम्पशंस को क्लेम कर सकता है अपार्ट फ्रॉम बोलो बेटा 11 to 13। सो ट्रस्ट कैन क्लेम exemption under these sections apart from सेक्शन 11 to 13। तो अगर कोई ट्रस्ट ऑलरेडी नोटिफाइड किए गए हैं इन सेक्शंस के अंदर में तो उनका एग्जाम्पशन कंटिन्यू रहेगा और 12AB का अपना 11 to 13 वाला कंटिन्यू रहेगा। बाकी के जो एग्जाम्पशन है सेक्शन 10 के वो नहीं मिलेंगे। तो ये 3 इस बार ऐड किए गए हैं। मुझे नहीं लगता ये रेलेवेंट हो सकता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। साथ साथ में 12AC को भी अमेंड किया गया है, वही बात बोली गई है, मर्ज ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। यस, बराबर है। ये प्रोविजन रेलेवेंट है, हो सकता है इस पे केस बेस्ड स्टडी पूछा जाए। अब देख 1023C वाले जो है ये मर्ज हो जाएंगे 12AB के अंदर में, तो क्या इन पे एग्जिट टैक्स का प्रोविजन लगेगा? लॉ ने इधर भी अमेंडमेंट करके बोला कि भैया देखो भले ही 1023C वाले मर्ज हो जाएंगे 12AB के अंदर में पर इन पे एग्जिट टैक्स नहीं लगेगा। So where the trust institution registered under section 12AB or approved under section 1023C or merged with another trust or institution, the provision of exit tax shall not apply if they have similar objectives, they are registered under 10AA or 12AB or 1023C and the said merger fulfills such other condition as may be prescribed। तो इनके ऊपर exit tax नहीं लगेगा। The provision of exit tax shall not apply। यस और नो मालिक? चलिए
तो ट्रस्ट के भी ये प्रोविजंस खत्म होते हैं। मेरे हिसाब से ट्रस्ट में जो 4 अमेंडमेंट आए हैं उसमें से एक ये पीरियड वाला शायद रिलेवेंट हो सकता है, और दूसरा ये क्या एग्जिट टैक्स लगाया जाएगा क्या, ये वाला पार्ट रिलेवेंट हो सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि ये वाले पार्ट क्या हो सकता है, रिलेवेंट हो सकता है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई पार्ट रिलेवेंट होगा। यस मालिक। कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, पेनल्टीज के अंदर में अमेंडमेंट आए हैं, चेक कीजिए। इन दोनों अमेंडमेंट्स के अंदर में पहला वाला मेरे को नहीं लगता रेलेवेंट है, दूसरा वाला लगता है रेलेवेंट है। फेलियर टू पे टीडीएस टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 3 months to 7 years तक का आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट है अलॉन्ग विद द फाइन। अब यहाँ पे इन सेक्शंस के बाद में एंड क्रेडिट गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड को ऐड किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2024। मुझे नहीं लगता ये रेलेवेंट है। 276CCC ये मुझे लगता है कि अमेंडमेंट है और इंपॉर्टेंट भी है। जो सर्च केसेस है आफ्टर 1/9/2024 उसमें आपको रिटर्न भरने बोला जाता है। सपोजिंगली आपने रिटर्न नहीं भरा तो क्या हो जाएगा, पहला आपको इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, यस आपको पेनल्टी लग सकती है फॉर विलफुल फेलियर टू फाइल द रिटर्न। वेयर देयर इज अ विलफुल फेलियर टू फर्निश द रिटर्न इन ड्यू टाइम एज पर 158BC 3 months to 3 years तक की जेल आपको हो सकती है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2024। यस मालिक। तो मुझे लगता है इन दोनों में से ये वाला पार्ट रिलेवेंट हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि भैया टैक्स कितना आएगा, इंटरेस्ट कितना लगेगा, पेनल्टी कितनी लगेगी और पेनल्टी कब अवॉइड की जा सकती है। तो पेनल्टी तो लगी सकती है, साथ साथ में आपको इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, मिनिमम 3 months एंड मैक्सिमम 3 years तक का। क्लियर है ब्रो? हाँ जी सर। तो यहां पे आपके डायरेक्ट टैक्सेस के अमेंडमेंट्स कंप्लीट होते हैं और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे इंटरनेशनल टैक्स के अमेंडमेंट्स के साथ। यस मालिक, डन। यस सर। तो इंटरनेशनल टैक्स के टॉपिक चालू करते हैं। इंटरनेशनल टैक्स में हम सबसे पहले एडवांस रूलिंग के अंदर में जाते हैं। एडवांस रूलिंग के अंदर में बेसिकली 2 अमेंडमेंट हुए हैं। पहला अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 245Q। आप सभी को याद था कि एडवांस रूलिंग has been shifted to board of advanced ruling, that is the authority of advanced ruling became bar और बार को एप्लीकेशन किया जा सकता है। अब इसके अंदर में क्या किया गया जरा जानते सुनिए। जितने भी केसेस पेंडिंग थे किसके पास, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के साथ, उसको शिफ्ट कर दिया गया किसके पास, बार के पास, दैट इज बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के पास। अब क्या था, कई एसएससी डिमांड कर रहे थे कि भैया हमारे को बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग, अब बहुत लेट हो चुका है, पहले तो आपके अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग वाले नहीं आए, अब बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग वाले और टाइम लगाएंगे, तो हमें एक ऑप्शन मिलना चाहिए कि हम क्या कर सके, अपना केस विड्रॉ कर सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, एक ऑप्शन दिया गया कि अगर कोई चाहे तो 31/10/2024 से पहले एक एप्लीकेशन लिख सकता है बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग को, दैट जो केस है उसके साथ प्रोसीड नहीं किया जाए। यस, सो the application may on or before 31st October 24 request the board in writing that the application so transferred may not be proceed with if up to the date of such request bar has not passed an order। yes or no? तो बार ने अगर ऑर्डर पास नहीं किया है तो हो सकता है एसएससी बोल दे भैया मेरा केस छोड़ दो, मेरे को नहीं आना, मेरे को बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के अंदर में नहीं आना। तो ये हो सकता है। मुझे नहीं लगता ये इतना रेलेवेंट होगा जितना 245R के अंदर का अमेंडमेंट रेलेवेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस ये वाला पार्ट रेलेवेंट है और हो सकता है ये पूछा जाए। अब इस बारे में क्या कहता है, इस बारे में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिए। अब इसका फर्स्ट पार्ट तो वापस वही कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपका केस अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग से बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग में आया तो आप 31/10/2024 से पहले बोल सकते हैं भाई मेरा केस प्रोसीड मत कर। इसका सेकंड पार्ट कहता है ऑन रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल द बोर्ड मे ऑर्डर to reject the above application as withdrawn. However, this action must be taken on or before 31st December 2024. तो बोर्ड बोल सकता है कि चलो ठीक है ये एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट करते हैं और ऐसा कोई भी ऑर्डर 31 दिसंबर से पहले पास करना होगा, दैट इज 31 दिसंबर 2024 से पहले पास करना होगा। तो अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके का फ्रेमिंग हो सकता है मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि भैया केस जो था एसएससी ने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को दिया था, बाद में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग को कन्वर्ट हो गई। जनरल रूल ये है कि भैया 30 डेज के अंदर में एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं, राइट, एक्सेप्ट होने के बाद। पर बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के बाद जाने के बाद एसएससी को ऐसा लगता है कि नहीं यार उसका केस प्रोसीड नहीं होना चाहिए। तो बताइए क्या अगर बोर्ड ने एडवांस रूलिंग का रूल पास नहीं किया है, एडवांस रूलिंग पास नहीं किया है, तो क्या हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर विड्रॉल ऑफ रूलिंग? सवाल का जवाब आना चाहिए यस प्रायर टू 31 अक्टूबर 2024। फर्दर आपने बताना है कि भैया जैसे एप्लीकेशन बोर्ड के पास जाएगा बोर्ड इसे एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है फॉर द एप्लीकेशन, और जो भी डिसीजन उसको लेना है वो 31 दिसंबर 2024 से पहले लेना है। काम खत्म। याद आ रहा है मालिक? यस, दैट्स इट।
कमिंग अप टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड छोटे से अमेंडमेंट है, ध्यान से सुनिए। पहला अमेंडमेंट है, आपको याद है अगर मैटर टीपीओ के पास गया, टीपीओ उस मैटर पे तो अपना डिसीजन दे ही सकता है, टीपी कैलकुलेट कर सकता है जो उसको रेफर किया गया, और वो कोई और मैटर को भी क्या कर सकता है, कंसिडर कर सकता है विच कम्स टू हिज नोटिस। लेकिन ये जो कोई और मैटर जिसको वो कंसिडर कर सकता था, वहां पे सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लिखा था, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को और करके स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन भी लिखा गया, जिसका अब इंप्लीकेशन ये होता है कि अगर टीपीओ ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट करता रहेगा और उसके ध्यान में कोई और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आता है या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन आता है, तो यस वो उसको क्या कर सकता है, कंसीडर कर सकता है व्हाइल कंप्यूटिंग ट्रांसफर प्राइसिंग आर्म्स लेंथ प्राइस। सो where any other international transaction or specified domestic transaction come to the notice of TPO which was not referred by AO, then TPO can also consider such other transaction। तो पहले यहाँ पे सिर्फ इंटरनेशनल लिखा था, अब इंटरनेशनल के साथ साथ स्पेसिफाइड भी लिख दिया। ठीक है सर, ये हो गया पहला। अब आते हैं दूसरा, इंटरेस्ट। आपको याद है 94B क्या था, थिन कैपिटलाइजेशन था, राइट। थिन कैपिटलाइजेशन वेयर कोई कंसर्न जो है ये फॉरेन के अंदर में इंटरेस्ट पे कर रहा है, मैक्सिमम 30% ऑफ EBITDA इज अलाउड एज डिडक्शन, यस और नो। तो अब उसके अंदर में क्या आया है, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। ये सेक्शन किसको एप्लीकेबल नहीं था, इंडियन कंपनी को एप्लीकेबल नहीं था। दूसरा पार्ट ऐड किया गया है कि भैया PE ऑफ अ फॉरेन कंपनी विच इज एंगेज्ड इन बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंस बिजनेस लोकेटेड इनटू IFSC और NBFC। तो अब उन्होंने कह दिया कि अगर मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी का PE है जो यहाँ पे बैंकिंग बिजनेस में है, इंश्योरेंस बिजनेस में है, फाइनेंस कंपनी है जो IFSC में लोकेट कर रही है या NBFC है, उनके ऊपर भी 94B थिन कैपिटलाइजेशन एप्लीकेबल नहीं है। यस। तीसरा अमेंडमेंट आता है विद रिस्पेक्ट टू DRP। आपको याद दिला दूं, DRP के प्रोविजन सर्च वाले केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। DRP दैट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल वाले प्रोविजन उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जो केसेस सर्च वाले हैं। वही अमेंडमेंट यहाँ हुआ होगा, यस और नो। इसको हम क्या कहेंगे, बोलो जल्दी से, कॉन्करेंट अमेंडमेंट। सो एलिजिबल असेसी मींस एनी पर्सन इन हुज केस वेरिएशन अंडर द TP हैज बीन ऑफर्ड एंड NR including any foreign company, but eligible assessee do not include person under 158BA or other person under 158BD. In short, search cases after 1924 is not covered by DRP। खत्म। ये कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है, जो सर्च के अंदर में नए असेसमेंट आया है उन पे DRC के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, 144C वाले, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, दैट्स इट। ये कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है। इज दैट डन? So these was amendment with respect to transfer pricing। बाकी ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर में बदलने लायक कुछ नहीं था। क्या तीनों में से कोई रिलेवेंट है? मुझे ऐसा लगता है ये वाला पार्ट आपको पूछा जा सकता है, बट सर्च में पूछेंगे और बताएंगे कि विद्या असेसी DRC में जाना चाहता है, जा सकता है, क्या आपका जवाब आना चाहिए? नहीं। मतलब क्वेश्चन जो होगा वो रेड वाले पार्ट पे ही पूछेंगे और आपको ये पूछेंगे कि वो DRC में जा सकता है क्या, आपका जवाब आना चाहिए? नहीं। काम खत्म। इज दैट डन? चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आते हैं अनदर अमेंडमेंट्स के ऊपर। दिस इज द सेकंड लास्ट चैप्टर जो अमेंडमेंट के अंदर में कवर हो रहा है, इक्वलाइजेशन लेवी। अब इक्वलाइजेशन लेवी अगर आपको याद हो तो बेसिकली दो सेक्शन थे यार, इक्वलाइजेशन लेवी विच वाज कवर्ड अंडर फाइनेंस एक्ट। एक था सेक्शन 165 और एक था सेक्शन 165A करके। 165 क्या था, अगर आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स या डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स के लिए किसी NR को पे कर रहे हैं तो 6% का इक्वलाइजेशन लेवी लगता था। याद है, इसको हम कहते थे स्पेसिफाइड सर्विस which was at the rate of 6%। और 165A क्या था, ई कॉमर्स सप्लाई एंड सर्विसेज। अभी जो ई कॉमर्स सप्लाई एंड सर्विसेज है ना, इसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी करने की जरूरत नहीं है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 पे इक्वलाइजेशन लेवी खत्म किया जा रहा है ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज के ऊपर। अब बेस्ट पार्ट पता है आपको क्या हुआ, जो आपके नए मॉड्यूल बने इस पे 165A पे प्रोविजन ही नहीं है, 165A पे प्रोविजन ही नहीं है। तो इक्वलाइजेशन लेवी वाले पार्ट को आपको सिर्फ सेक्शन 165 के एंगल से देखना है। मतलब अगर कोई भी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को पे कर रहा है फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट एंड डिजिटल एडवर्टीजमेंट तो इक्वलाइजेशन लेवी होगा 6% के हिसाब से। तो ये जो ई कॉमर्स सप्लाई एंड सर्विसेज वाला पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा आपके मॉड्यूल से हटा दिया गया है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं। हालांकि स्पेसिफाइड सर्विसेज वाला पार्ट रखा गया है, दैट इज सेक्शन 165 रखा गया है। 165 पूरा मॉड्यूल से हटा दिया गया है, तो आपको 165 पढ़ने की जरूरत नहीं है।
आई यू गेटिंग द पॉइंट? यस मालिक। तो ई कॉमर्स सप्लाई एंड सर्विसेज पे भी 2% का इक्वलाइजेशन लेवी आया करता था, वो 1 अगस्त से खत्म हो रहा है। अब क्योंकि खत्म हो रहा है तो हो सकता है मॉड्यूल ने दिया ही नहीं, मॉड्यूल बोला ये पढ़ना ही नहीं, तो आपको सिर्फ सेक्शन 165 पढ़ना है, और यही चीज हम लोगों ने रेगुलर और फास्ट ट्रैक के अंदर में भी कवर करी है। तो ये ई कॉमर्स सप्लाई एंड सर्विसेज वाला पार्ट नहीं पढ़ना, स्पेसिफाइड सर्विसेज वाला 6% वाला पार्ट पढ़ लेना। डन है मालिक? खत्म। अब लास्ट चैप्टर करेंगे एनआर टैक्सेशन, जिसके बाद हमारे पूरे अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ जी सर, आ रहे हैं एनआर टैक्सेशन के अमेंडमेंट्स पे। एनआर टैक्सेशन में कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा है, अमेंडमेंट्स लिमिटेड ही है, पर कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स बहुत सारे हैं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा नई प्रोविजंस के ऊपर, जिसको मुझे ऐसा लगता है कंफर्म पूछा जा सकता है, विच आई कंसिडर इट एज इंपॉर्टेंट। वो क्या है, पहले ध्यान से सुनिएगा, राइट? तो पहला अमेंडमेंट आया है 44B में, लेकिन ये अमेंडमेंट फ्यूचरिस्टिक अमेंडमेंट है, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। 44B, अगर कोई एनआर कंपनी है, शिपिंग बिजनेस में एंगेज है, तो उसका हम प्रिजम्पटिव इनकम निकालते थे, अगर आपको याद होगा तो, राइट? नाउ कितना निकालते थे, याद होगा तो 7.5%। हालांकि वो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है क्रूज शिपिंग बिजनेस पे विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/25। तो लॉजिकली ये एक फ्यूचरिस्टिक सेक्शन है, आपको एप्लीकेबल नहीं है। बस इतना ही बोला जा रहा है कि 44B जो है वो क्रूज शिपिंग बिजनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कब से? 1/4/2025 से। अब एक सरप्राइजिंग बात बताऊं आप सबको, भले ही एक अमेंडमेंट फ्यूचरिस्टिक अमेंडमेंट है 1/4/2025 से लागू होगी कि भैया 44B किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्रूज शिपिंग बिजनेस पे एप्लीकेबल नहीं है। अमेंडमेंट का इफेक्टिव डेट भी 1/4/2025 है, बट सरप्राइजिंगली आप सभी के मॉड्यूल के अंदर में दिया गया है, जहां जहां पे भी 44B लिखा है वहां पे क्लियर लिख के रखा है अदर देन शिप क्रूज बिजनेस, क्रूज शिपिंग बिजनेस। यस, तो मेरे हिसाब से भले ही आपको कह रहे हैं कि ये फ्यूचरिस्टिक अमेंडमेंट है, पर आपके मॉड्यूल में आ चुका है तो पढ़ना चाहिए। यस, क्योंकि आपके मॉड्यूल के अंदर में दिया है। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि रिलेवेंट नहीं है, पढ़ना नहीं है। मैंने कहा हाँ, रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को नहीं लगता है रिलेवेंट है, क्योंकि शिप क्रूज शिपिंग बिजनेस के लिए 7.5% ऑफ टर्नओवर निकाला जाता है, वो वैसे ही निकाला जाएगा, उसमें क्रूज शिपिंग बिजनेस का कोई लेन देन नहीं है। यस, अब क्रूज शिपिंग बिजनेस के लिए एक सेपरेट सेक्शन लाया 44BBC। अब इसका भी एप्लीकेबल डेट 1/4/2025 है, इसका भी एप्लीकेबल डेट 1/4/2025 है, पर आपके मॉड्यूल में इसे इंसर्ट किया गया है, आपके मॉड्यूल में इसे इंसर्ट किया गया है। ये रहा आपके सामने आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 21.88 जो एनआर टैक्सेशन का है, आप देख सकते हैं ये आपके मॉड्यूल में इंसर्ट किया गया है। हालांकि अगर आप बेर एक्ट पढ़ेंगे तो बेर एक्ट के अंदर में इसका प्रोविजन दिया है 1/4/25 से, जो आपको लागू नहीं होना चाहिए था, बट आपको ये प्रोविजन दिया गया है, मतलब पूछने के चांसेस है। अब क्या बोल रहे हैं ये सेक्शन आपको पीजीबीपी कंप्यूट करके का मैकेनिज्म देता है इन केस ऑफ शिप क्रूज शिपिंग बिजनेस। यस और नो? सो अगर कोई एनआर है क्रूज शिपिंग बिजनेस के अंदर में है तो 44BBC लगेगा। अगर वो नॉर्मल शिपिंग में है, क्रूज शिपिंग के अंदर में नहीं है, तो ऐसे केस में 44B लगेगा। सो वेयर अ नॉन रेसिडेंट एसएससी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ क्रूज शिप, पीजीबीपी विल बी टर्नओवर का 20%। तो भैया अगर क्रूज शिप है टर्नओवर का 20%, क्रूज शिप नहीं है, आप नॉर्मल शिपिंग ऑपरेट करते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा मर्क्स लाइन। यस, मर्क्स लाइन जो है वो कार्गो का काम करता है, शिपिंग कार्गो का काम करता है, उनका पीजीबीपी का कंप्यूट होगा 44B के अंदर में। और कोई फॉरेन कंपनी है, राइट, जो इंडिया में क्रूज शिप चला रहे हैं, उनका पीजीबीपी कैसे कंप्यूट होगा? 44BBC के हिसाब से। टर्नओवर में क्या लेना है? टर्नओवर के अंदर में हम लोग लेना है amount paid or payable to assessee or any person on his behalf on account of carriage of passenger and amount received or deemed to be received by assessee on account of carriage of passenger. Yes, तो amount paid और deemed to be received, amount paid और deemed to be received जितना भी है वो सब टर्नओवर के अंदर में काउंट किया जाएगा। टर्नओवर का 20% स्ट्रेट अवे पीजीबीपी। तो शिप क्रूज बिजनेस है 44B में नहीं आएगा, वहां पे टर्नओवर इंटू 7.5% लेना। शिप क्रूज बिजनेस है, आपको टर्नओवर का 20% लेना है। अदर देन शिप क्रूज बिजनेस है, टर्नओवर का 7.5% लेना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये हुए पहले दो आइटम। अब आइए इस आइटम पे 1015B। मान लीजिए वो शिपिंग बिजनेस ऑपरेट ना करके वो शिप को सिर्फ रेंटल बेसिस पे देते हैं। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो शिप क्रूज रेंटल देते हैं, तो जितना शिप क्रूज रेंटल रिसीव हो रहा है वो क्या हो जाएगा सर? एग्जम्प्ट हो जाएगा। सो एनी इनकम ऑफ अ फॉरेन कंपनी
फ्रॉम लीज रेंटल ऑफ अ शिप क्रूज। अब देखिए शिप क्रूज खुद ऑपरेट कर रहे हैं, पीजीबीपी 44 बीबीसी में निकलेगा। शिप क्रूज आपने किसी को दे दिया फॉरेन कंपनी को कि भैया तुम ऑपरेट करो, और आप रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं, बीइंग फॉरेन कंपनी आप रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं। रेंटल इनकम इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1015B। सो एनी इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी फ्रॉम लीज रेंटल ऑफ शिप क्रूज received from a specified company which operates such ship in India is exempt। स्पेसिफाइड कंपनी मतलब क्या, कोई फॉरेन कंपनी जो क्रूज शिप को ऑपरेट कर रही है इंडिया में। तो एक फॉरेन कंपनी है, दूसरी फॉरेन कंपनी है, दूसरी फॉरेन कंपनी इंडिया में जो शिप क्रूज ऑपरेट कर रही, फर्स्ट फॉरेन कंपनी को ये रेंटल इनकम देती है। तो जो रेंटल इनकम जिनको रिसीव हो रहा है उनके लिए ये 1015 में एग्जाम्प्ट है। जो इंडिया में शिप क्रूज ऑपरेट कर रही है फॉरेन कंपनी, उनका पीजीबीपी 44 बीबीसी के हिसाब से निकलेगा। तो मान लीजिए फॉरेन कंपनी 1 है, ये क्या करती है, रेंट पे देती है फॉरेन कंपनी 2 को क्या, क्रूज शिप। मैं क्रश लिख दिया, बताओ जीवन के अंदर में ऐसी तो दुविधा चल रही है। क्रूज शिप, नाउ अंडरस्टैंड, इसकी जो इनकम है ये एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 1015 के अंदर में, क्योंकि उनको रेंटल इनकम मिल रहा है। इसकी जो इनकम है ये टैक्सेबल होगी इंडिया में एज पर 44 बीबीसी के हिसाब से। इनका क्या निकलेगा, पीजीबीपी निकलेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, विच विल बी सिंपली टर्नओवर इनटू 20%। समझ में आया क्या मालिक? हालांकि ये इनकम कब रिसीव होना चाहिए, बिफोर 2030, सो दैट्स ओके, डन। नेक्स्ट अमेंडमेंट आ रहा है 10(4)D के अंदर में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड विच हैज बीन रेगुलेटेड अंडर द आईएफएससी रेगुलेशन, इनकी इनकम एग्जम्प्ट है। तो एग्जम्पशन मिलेगा स्पेसिफाइड फंड को। कौन से फंड को, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की जो इनकम है जो कहां रेगुलेट हो रही है, आईएफएससी में रेगुलेट हो रही है, इसकी इनकम क्या मानी जाएगी, एग्जम्प्ट मानी जाएगी। यस। नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 115AD के अंदर में। ये अमेंडमेंट कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है। आपको अगर याद होगा तो इनकम ऑफ एफआईआई जो है ये टैक्सेबल होती है, और एफआईआई की जो सिक्योरिटीज से आने वाली इनकम है वो 20% पे टैक्स होती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 15% पे टैक्स होता था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 112A वाला वो 10% पे टैक्स होता था। अब क्योंकि कैपिटल गेन के टैक्स रेट्स में चेंज हुआ है, कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट के अंदर में यहां पे भी चेंज होगा। इसीलिए एनआर टैक्सेशन के जो क्वेश्चंस है वो आपके चेंज होंगे, क्योंकि पहले जो कैपिटल गेन टैक्स लगता था और अब जो कैपिटल गेन टैक्स का रेट लगेगा वो इफेक्टिव डेट से चेंज हो जाएगा। सिमिलरली सेम चेंज 115 ACA के अंदर में भी आया है, जहां पे कैपिटल गेन टैक्स के जो रेट है वो चेंज हुए हैं। तो यहां पे भी अकॉर्डिंगली आपको चेंज देखने को मिल रहा है, राइट। यहां पे सिर्फ डिविडेंड्स जो है, डिविडेंड्स के आगे आप डैश कर दीजिए, ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, कैपिटल गेन के आगे न्यू रेट्स होने चाहिए। सिमिलरली 115AB में भी कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है, 115AB में भी कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है, कैपिटल गेन के रेट चेंज हुए वो यहां पे भी एप्लीकेबल होंगे। 196B के अंदर में टीडीएस के रेट चेंज हुए हैं। देखिए पहले जब टैक्स रेट लगता था 115AB के अंदर में, वो लॉन्ग टर्म पे लगता था 10%, और आपके लॉन्ग टर्म पे टैक्स रेट बढ़ गया 12.5% विद इफेक्ट फ्रॉम 23/7/24। बराबर है मालिक। अब अगर आपका टैक्स रेट चेंज हुआ है तो आपका टीडीएस रेट भी तो चेंज होगा। तो 196B में टीडीएस रेट भी चेंज हुआ। पहले टीडीएस का रेट 10% होता था, इफेक्टिव डेट से टीडीएस का रेट भी 12.5% हो जाएगा। तो 115AB के साथ साथ 196B भी क्या किया गया है, चेंज, एंड अकॉर्डिंगली टीडीएस के रेट भी टैक्स रेट के हिसाब से क्या होंगे, चेंज। सेम सिचुएशन 115AC और उसके टीडीएस के साथ भी हुआ। 115AC याद कीजिए, डिविडेंड्स या इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बॉन्ड और जीडीआर जो थे, इनका जो स्पेशल इनकम है वो स्पेशल रेट पे टैक्स होना था। अब स्पेशल इनकम स्पेशल रेट के ऊपर टैक्स होगा, कैपिटल गेन पहले 10% था, 12.5% हो जाएगा। इसके ऊपर जो टीडीएस कट करके मिलेगा उसके भी रेट क्या हो जाएंगे, चेंज। तो क्योंकि टैक्स रेट चेंज हो रहे हैं, इनके टीडीएस के रेट भी क्या हो रहे हैं, चेंज। हालांकि बहुत कम लोगों को ऐसा पता है, सिर्फ बहुत से लोगों को ये पता है कि यार कॉन्सिक्वेंशियल टैक्स रेट चेंज हुआ है, पर उनको ये नहीं पता है कि इसके साथ साथ टीडीएस के रेट्स भी चेंज हुए। ऑब्वियसली जब टैक्स रेट के चेंज होंगे तो टीडीएस रेट भी चेंज होंगे, बराबर, समझिए इस बात को। ठीक उसी तरीके से 115E में जो एनआरआई था, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल था, नॉन रेसिडेंट इंडियन था, इसकी जो फॉरेन इनकम होगी स्पेशल रेट वाली, वो भी चेंज होगी, है ना। इफेक्टिव डेट से 10 वाला 12.5 पे चला जाएगा, 15 वाला 20 पे चला जाएगा।
तो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है क्योंकि उन जगह के टैक्स रेट्स में चेंज हुआ है, एनआर टैक्सेशन के भी टैक्स रेट्स में आपको चेंज देखने को मिल रहा है। 44B प्रिजम्पटिव इनकम शिपिंग बिजनेस के केस में, अब शिपिंग बिजनेस में इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है किसको, शिपिंग बिजनेस एंगेज इन क्रूज शिपिंग बिजनेस, तो उसको क्या कर दिया, हटा दिया गया है। भले ही अमेंडमेंट का डेट 1425 है, लेकिन आपके मॉड्यूल में दिया गया है जो मैं आपको ओपन करके बता चुका हूं। यस मालिक, लास्ट के 2 चीज पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यानी ब्रो लॉजिकली देखा जाए एनआर में क्या अमेंडमेंट हुआ है, आधे एनआर के जो अमेंडमेंट है वो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है, क्योंकि टीडीएस के कैपिटल गेन के टैक्स रेट चेंज हुए हैं, तो यहां पे आपको जो एनआर को स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता था उसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, प्लस एनआर को जब भी पेमेंट किया जाता था टीडीएस डिडक्ट किया जाता है स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर में, तो वो टीडीएस के सेक्शन में भी क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है टैक्स रेट के हिसाब से, बराबर है। दूसरा बड़ा अमेंडमेंट क्या आया है, शिप क्रूज 44B में क्रूज शिपिंग बिजनेस को हटा दिया गया है। क्रूज शिपिंग बिजनेस के लिए पीजीबीपी निकालने का मैकेनिज्म क्या है, टर्नओवर इनटू 20% दे दिया, और अगर ये क्रूज शिप का रेंटल इनकम आ रहा है तो इसको 10-15 के अंदर में क्या कर दिया, एग्जम्प्ट। समझ में आ रही बात, ये थे इन टोटल अमेंडमेंट। अब लास्ट के 2 अमेंडमेंट पढ़ लो, गेम ओवर। तो अब ये सेक्शन 285 का अमेंडमेंट क्या है, मान लीजिए अगर कोई एनआर है जिसका लाइसेंस ऑफिस इंडिया के अंदर में है, तो इस लाइसेंस ऑफिस को एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है, यस और नो, अंडर द फेमा। आपको याद हो तो ये जो लाइसेंस ऑफिस का स्टेटमेंट है, ये कब तक सबमिट होता था, 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब ये 60 डेज वर्ड को हटा करके सच पीरियड एज में भी प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। यस, ये सच पीरियड एज में भी प्रिस्क्राइब क्या है, कर दिया गया है। अब लॉजिकली देखा जाए तो ये भी अमेंडमेंट 1/4/2025 से आने वाला है, लेकिन आपके मॉड्यूल ने इसे भी इंक्लूड किया है। आपके सामने आंखों देखा हाल, आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 21.146 यहां पे देख लीजिए, यहां पे उन्होंने अमेंडमेंट को ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया, विद इन पीरियड प्रिस्क्राइब ऑलरेडी लिख दिया, जबकि लॉजिकली अमेंडमेंट 1/4/2025 से आ रहा है अगर आप डायरेक्ट भी पढ़ेंगे तो, बट उन्होंने पहले ही कर दिया। यस, तो आपको क्या करना है, आपको भी ये याद रखना है कि कोई भी एनआर है जिसका लाइसेंस ऑफिस इंडिया में है, उसको स्टेटमेंट फर्निश करना है, स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म में फर्निश करना है। 60 डेज वाला क्राइटेरिया आपको भी याद रखने की जरूरत नहीं। Yes, so every person being a non-resident having a license office in India set up under the guidelines issued by RBI under the FEMA management in respect of its activity in the financial year, prepare and deliver to the AO having jurisdiction within 60 days. ये 60 days अब straight away क्या हो रहे हैं भाई साहब, कट हो रहे हैं, और आप यहाँ पे लिखेंगे such period in such form containing such particular as may be prescribed। तो 60 डेज वाला वर्ड ही आपके जीवन से कट कर लीजिए, नोट से कट कर लीजिए, काम खत्म। यस, चलिए जी भाई जी, आ जाते हैं लास्ट अमेंडमेंट के ऊपर। लास्ट अमेंडमेंट आया है 271 जीसी के अंदर में। अब ये प्रोविजन क्या कहती है, अगेन फ्यूचरिस्टिक अमेंडमेंट है। आई रियली डोंट नो इन्होंने एनआर के साथ ही ऐसा क्यों किया कि जो अमेंडमेंट 1/4/2025 से लागू होने वाले हैं वो सब आपके सिलेबस में डाल रखा है। चेक कीजिए, मॉड्यूल चेक करवाता हूं सर आपको। ये देखिए मॉड्यूल, पेनल्टी का टॉपिक है, अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिस नाम से टॉपिक है पेनल्टी, इसका पेज नंबर 19.24 पे। अब इन्होंने खुद ने क्लियर कट लिख के रखा है 1425 से एप्लीकेबल होगा, इफेक्टिव 1425 से एप्लीकेबल होगा। भाई साहब हमारा प्रीवियस ईयर 24-25 है, फिर भी तुम हमें अमेंडमेंट पढ़ाने जा रहे हो, फ्यूचरिस्टिक अमेंडमेंट आज ही पढ़ा रहे हो, जबरदस्ती डाल के रखा है। हाँ जी सर, क्या है जरा ये देख लेते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ना लाइसेंस ऑफिस से रिलेटेड, ये अगर आपने फर्निश नहीं किया तो इस पे पेनल्टी है। पेनल्टी कितनी है, इफ अ पर्सन फेल टू फर्निश द स्टेटमेंट ऑफ लाइसेंस ऑफिस 1000 rupees for every day for which failure continues if the period for failure does not exceed 3 months। तो पहले 3 months के लिए 1000 rupees for every day, और उसके बाद आपका 1 लाख रुपीस इन एनी अदर केस। ये पेनल्टी लाई गई है आपके सामने। मैंने बता दिया एनआर की जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, हम लोगों ने क्लास में ये सारे अमेंडमेंट्स पढ़े थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था एनआर से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लोग क्या करते हैं, भले ही अमेंडमेंट फ्यूचर में है बट वो आज ही बुक के अंदर में इंसर्ट करके खत्म कर देते हैं। तो लीजिए सर, ये आपका खत्म हुआ। यस, ये अमेंडमेंट वाला जो पार्ट है हो सकता है मैं चार्ट रिविजन में एज इट इज डाल दूं, ये याद रखिएगा। और इसी के साथ मालिक आपके सारे अमेंडमेंट्स जो है खत्म होते हैं। एनआर टैक्सेशन में क्रूज शिप वाला ये वाला पॉइंट याद रख लीजिएगा, काम खत्म, इसके आगे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। यस मालिक, तो यस मालिक जितने भी सीए सीएमए फाइनल वाले बच्चे हैं,
आई गेस बहुत एफर्ट्स लगे हैं इन सारे अमेंडमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। आई होप आपको एक पूरी क्लैरिटी आई होगी अमेंडमेंट्स की। बिलीव मी, कोई वीडियो यूट्यूब के ऊपर है और 2 घंटे में अमेंडमेंट्स खत्म कर रहा है, तो आई एम श्योर इन वीडियोस के अंदर में आपको ऐसे अमेंडमेंट जरूर मिले होंगे जो शायद वहां पे कवर नहीं है, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोगों ने बहुत डिटेल के अंदर में भी इसको कवर किया हुआ है। साथ साथ में चार्ट रिवीजन की सीरीज पूरी डाली हुई है। अभी कुछ टॉपिक जैसे एनआर टैक्सेशन के टॉपिक, पीजीबीपी एंड यू नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग असेसमेंट प्रोसीजर और सर्च का एक चार्ट बाकी है। ये अमेंडमेंट जैसे ही खत्म होता है वैसे ही मैं आपके साथ वो चार्ट्स अपडेट करना चालू कर दूंगा। आई मीन मोस्टली मैं कल से वो चार्ट्स अपडेट करना चालू कर दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा। डीटी इस बार बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पेपर जो रहेगा वो लेंदी रहेगा, और अमेंडमेंट बहुत सारे होने की वजह से आपके असेसमेंट्स वाले टॉपिक्स को तो एटलीस्ट आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। यस और नो मालिक, थैंक यू सो मच। आप अपना पूरा ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। कीप फॉलोइंग अस, कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच। बाय बच्चों।